आयोनिक इक्विलिब्रियम, देखो सबसे पहले log में ना log x बेस ही है तो उसको ना log बेस 10 में कन्वर्ट करना, 2.303 से मल्टीप्लाई करके log x बेस 10 हो जाएगा। इसमें 3 फॉर्मूले याद करने हैं, बस पहले 3, ये इंपॉर्टेंट है। log x की पावर n है तो उसको n इंटू log x लिख सकते हो, log x इंटू y है तो इसको log x प्लस log y लिख सकते हो, log x अपॉन y तो log x माइनस log y लिख सकते हो। तो log 1 क्या होता है, बेस 10 में सोल्व करेंगे हमेशा, 0, log 2 0.3, log 3 0.48, log 4 को जोड़ो log 5, जो याद करना है 0.7, log 8, log 7 0.85, log 10 1 और log 11 1.04। अब आपको log 4 सोल्व करना है, याद करने की क्या जरूरत है, उसको log 2 की पावर 2 तो 2 log 2 लिख दोगे, ठीक, तो 0.6 आ जाएगा। log 6 को 2 इंटू 3 है तो log 2 प्लस log 3 कर दोगे, कर लोगे ऐसे ही। log 8 को log 2 की पावर 3 करके 3 log 2 हो जाएगा ना ऐसे। ऐसे log 12 है तो इसको लिख सकते हो 4 इंटू 3 और 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो 2 log 2 प्लस log 3, वैल्यूज आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा सारा सोल्व। अब ये log 17 28 है तो log 12 की पावर कितना हो गया 3, तो 3 इंटू log 12, log 12 क्या होता है, जैसे ऊपर आपने सोल्व किया वैसे करो फिर, ठीक। अब log 1728 को अप्रोक्सीमेशन लेना ना, पेपर में टाइम कम है, 1728 को सीधा तुम 2000 मान लो, 2000 को तुम लिखोगे log 2 गुना 1000, तो log 2 कितना होता है 0.3 और log 1000 होता है 10 की पावर 3, तो 3 log 10 यानी 3 प्लस 0.3 3.3 और उससे आ रहा 3.24, 0.06 का डिफरेंस है, बस कर लेंगे। ऐसे ही ये कर रखे हैं, जैसे log 83,788, इसको आप ये मान लो log 80,000 मान लो ना, क्योंकि देखो log 10,004 है और log 1,05,000 है। अरे यार जब 10 से गुणा कर रहे हो तब एक डिजिट बढ़ रहा है, तो अगर आप 83,000 को 80,000 लिख दोगे कितना फर्क पड़ेगा, और 80,000 को आप लिख सकते हो log 8 इंटू 10 की पावर 4 और उसको लिख दो log 8 प्लस 4 log 10, तो 4 log 10 4 हो गया और log 8 कितना है 0.9, तो 4.9 आ गया, थोड़ा सा 4.9 समथिंग आ जाएगा, 9 to 4.93 इस टाइप से। ऐसे ही कर लोगे सारे। log 137 दे दिया, बच्चा डर जाता है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में भी नहीं आ पाता, फिर आंसर पास हो तो फिर आप 137 को 140 लिख लो। 140 क्या हो जाएगा log 14 इंटू log 10, log 14 प्लस log 10 और log 14 को लिख सकते हो log 2 प्लस log 7 प्लस log 10, कर लोगे। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हो जाएंगे क्या। ये log 0.1 होता 10 की पावर -1, log 0.001 होता 10 की पावर -4 और ये हो जाएगा। अब log 0.005 लिख दिया, log 5 इंटू 10 की पावर -3, तो log 5 प्लस log 10 की पावर -3, तो log 5 होता 0.7 -3, ऐसे कर लोगे सारे। ऐसे कैलकुलेशन है। ये 1.728 दे रखा, कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं log 1728 बाई 1000, फिर इसको 12 का क्यूब करके अलग सोल्व करे। अरे तू 1.728 को 1.8 मान ले, जब तू log 10 लेता तब 1 आता है और log 100 लेता तो 2 आता है, तो 1.7 को 1.8 लिख देगा, कितना फर्क पड़ जाएगा। और मैं तो कहता 2 लिख देना उसको, या आंसर 0.24 आ रहा है, log 2 लिखने से कितना आएगा 0.3, आइडिया लगा के वैसे ही 0.3 से थोड़ा सा कम नहीं लिखेगा, 0.27 लिख देगा, 0.26 लिख देगा, नहीं। चलो ऐसे ही एंटी लॉग, इसको मत देखो, अच्छा log 2 होता 0.3, दोनों साइड एंटी लॉग लिया ना, तो एंटी लॉग से log कट गया तो आ गया 2, और ये होता है एंटी लॉग ऑफ 0.3, एंटी लॉग ऑफ 0.3 कितना होता है 2 होता है, और एंटी लॉग ऑफ 0.3 अगर बेस 10 है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है 10 की पावर 0.3, इसका आंसर कितना आया 2 आया। तो 10 की पावर 0 हो तो 1 होता, 10 की पावर 0.3, 2 10 की पावर 0.48, 3 10 की पावर 0.64, 10 की पावर 0.75, 10 की पावर 0.786, 10 की पावर 0.85, 7 10 की पावर 0.9, कर लोगे ना ऐसे। अब देखो जैसे आपको बोल दिया एंटी लॉग ऑफ 1.3, तो इसको सीधा लिखना 10 की पावर 1.3, 1.3 को लिख सकते हो 10 की पावर 1 प्लस 0.3। अब 10 की पावर x प्लस y, उसको 10 की पावर x इंटू y लिख सकते हैं ना, तो 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 0.3 कितना हो गया 20, 10 की पावर 0.3 कितना होता 2 होता ना, 10 की पावर x प्लस y को 10 की पावर x इंटू y और 10 की पावर x माइनस y, तो इसको लिख दिया करो 10 की पावर x अपॉन 10 की पावर y, बस। ये log 4.48, इसको 4 प्लस 0.48 लिख लो, तो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 0.48, ये पता तुम्हें 3 होता है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। माइनस में अगर है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एंटी लॉग ऑफ -4 10 की पावर -4 हो गया। सर ये तो सिंपल है, 10 की पावर ये -1.7 का एंटी लॉग 10 की पावर -1.7, इसको क्या लिखो, या तो ऐसे लिख लो 10 की पावर -1 प्लस 10 की पावर ये प्लस -0.7, तो 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -0.7, तो नीचे जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा,
10 की पावर 0.7, तो 10 की पावर 0.7 होता है 5, ऊपर 10 की पावर -1, तो इसको 1/5 को 0.2 इंटू 10 की पावर -1 0.02। एक तो ऐसे कर दो, एक ऐसे भी कर सकते हो, 10 की पावर -1.7 है ना, इसको आप लिख सकते हो -2 प्लस 0.3, तो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 0.3, और 10 की पावर 0.3 होता है 2 इंटू 10 की पावर -2। एक ही बात है। ये सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे ही कर रखे हैं, कर दोगे? बोलो यस या नो। नेक्स्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आर्रेनियस ने बोला जो H+ देगा वो एसिड, और जो H+ जो OH- देगा वो बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? HCl, HBr, HI, HClO4, H2SO4, HNO3, HiO4, HBrO4, ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, RCOOH, HCl, H2CO3, HF, HOCl, HNO2, ये वीक एसिड है। तो थोड़ा सा वीक एसिड का ध्यान रख लो, बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड है। नहीं, बेस जो OH- देगा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? फर्स्ट डे के और सेकंड डे के सारे हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एक्सेप्ट BeOH2, बिकॉज BeOH2 इज एम्फोटेरिक, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। और उसके अलावा BeOH2 या बाकी जितने भी बेस बच गए सारे वीक है, चाहे NH4OH है, ZnOH है, AgOH है, AlOH है। अब एप्लीकेशन क्या है? इसने वाटर को केस लिया कि वाटर में जो H+ दे वो एसिड, जो OH- दे वो बेस तो वाटर ने इसको न्यूट्रल कंसीडर किया था। अब जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के, वो एसिडिक होते हैं। क्यों? जैसे SO3, SO2, CO2, Cl2O7, ये सारे इनको पानी में डाल के देखोगे ना, एसिड बनते जाएंगे, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। और मेटल के बेसिक होते हैं, जैसे Na2O, K2O, CaO, BaO, इनको पानी में डाल के देखोगे मेटल हाइड्रोक्साइड बनेंगे, जो कि बेसिक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड ने कहा जो H+ देगा वो ब्रोंस्टेड एसिड है, जो H+ देगा वो ब्रोंस्टेड बेस है। ठीक, समझ गए? जो भी H+ दे सकता है, H+ वो दे सकता है जिसमें हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, sp एटसेट्रा इनसे जुड़ा हो। ठीक, और जो H+ ले लेगा, एनायन है या न्यूट्रल, वो क्या है? ब्रोंस्टेड बेस। अब अगर कोई H+ देता है, कोई एसिड H+ देता है, वो H+ रिलीज करके बनाएगा कंजुगेट बेस, और कोई भी बेस H+ एक्सेप्ट करके बनाता है कंजुगेट एसिड। तो अगर कोई कंजुगेट एसिड बेस पेयर है ना, उनमें किसका डिफरेंस होगा? एक H+ का। जैसे HCl ने H+ दिया, Cl- बना कंजुगेट बेस। यहां वाटर ने H+ दिया, H3O+ बना, ये इसका कंजुगेट एसिड। अब देखो, अब यहां पे वाटर बेस था, अब अमोनिया के साथ ये एसिड का काम कर रहा है। अमोनिया H+ एक्सेप्ट करेगा, NH4+ कंजुगेट एसिड बनाएगा, जबकि वाटर अपना H+ दे रहा है, तो यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है। तो H+ देगा और OH- अपना कंजुगेट बेस बनाएगा। वाटर क्या कंजुगेट एसिड बेस दोनों का काम कर सकता है। ये NCERT ने दिखा रखा है, एक वाटर मॉलिक्यूल बेस है, दूसरा एसिड है, तो एक जो बेस है वो H3O+ बनाएगा, जो एसिड OH+ देके OH- बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट, जैसे ये देखो, वाटर क्या कर रहा है? जब भी H+ ऐड करोगे कंजुगेट एसिड बनेगा, जब भी H+ निकालोगे कंजुगेट बेस बनेगा, चाहे कोई भी कंपाउंड है। समझे नहीं समझे? राइट में मैंने इनमें सब में H+ ऐड करके कंजुगेट एसिड बना रखे, लेफ्ट में उनके कंजुगेट बेस एक H+ कम करके। अब ये सारे स्पीसीज देखो, राइट में इनके कंजुगेट एसिड, लेफ्ट में इनके कंजुगेट बेस। सिंपल इतना पहचानो, H+ ऐड करते ही उसका कंजुगेट एसिड बनेगा, H+ निकालते ही उसका कंजुगेट बेस बनेगा। कर दोगे? किसी का पूछना है इसमें से? किसी का भी पूछना हो तो बोलो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज ब्रोंस्टेड एसिड ओनली? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओनली। तो देखो, ये H+ दे भी सकता है, ले भी सकता है, ये H+ दे भी सकता है, ले भी सकता है, और ये सिर्फ ले सकता है। ये दोनों तो एसिड बेस दोनों का काम करेंगे, सिर्फ बेस का करेगा। लेकिन उसने पूछा क्या? एसिड ओनली। NH4+ H+ दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। ठीक, HSO4- ये क्या है? दोनों का काम करेगा। ROH2, जैसे हाइड्रोनियम आयन बनता ना वाटर का, HO3+, वैसे ही ROH2+ है, तो ये H+ दे सकता है, ये ले नहीं सकता, क्योंकि वाटर ने 3 बॉन्ड बना लिए, इसके पास एक लोन पेयर और H+ नहीं लेता। ये Cl- सिर्फ ले सकता है बेस, ये दोनों का काम कर सकता है, ये बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेस ओनली? ये H+ दे भी सकता है, इसके पास एक एसिडिक एच अभी बचा है ऑक्सीजन से जुड़ा, और ये ले भी सकता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ठीक, दोनों का। OH- देगा तो O2- कंजुगेट बेस बनाएगा, और लेके वाटर बनाएगा, तो दोनों का काम करेगा। ये देखो, ये सिर्फ ले सकता, दे नहीं सकता, क्योंकि इसके एसिडिक एच नहीं है। ऐसे ही अमोनिया दोनों का कर सकता है। ठीक, तो थर्ड आंसर आ गया। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड H+ रिलीज करके वीक कंजुगेट बेस बनाएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस देगा, वीक बेस H+ लेके स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक कंजुगेट एसिड बनाएगा। कर दोगे? अब ये 3 मैंने लिखे थे, मैंने आपसे पूछा कि इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाओ। आपने क्या किया? इन सबका H+ हटा के इनका कंजुगेट बेस बना दिया, तो कंजुगेट बेस इसका न्यूट्रल, इनके एनायनिक।
तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जो एनायनिक वो स्ट्रॉन्ग होता है ना न्यूट्रल से, और इन दोनों में कार्बन नेगेटिव वाला, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो ये कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा ना। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे। कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कैटायंस एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप का, जैसे H+, Cl+, Br+, R+ एक्सेट्रा। लेकिन कुछ कैटायन ऐसे होते हैं जो H+ एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल हाइड्रोनियम आयन H3O+ और NH4+, ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए लुईस एसिड का काम नहीं करते, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का कैटायन, ये लुईस एसिड का काम नहीं करते, क्योंकि इनका ना साइज बड़ा होता है, इनकी चार्ज डेंसिटी कम होती है, इसलिए लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करते। इसके अलावा जैसे लिथियम प्लस है, या आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायन बेरिलियम 2+, Mg2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+, बेरियम 2+, सब क्या करेंगे? लुईस एसिड का काम करेंगे। ठीक है, क्लियर। न्यूट्रल होता है जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जैसे BF3, BCl3, SnCl2 एटसेट्रा। और कंप्लीट ऑक्टेट वाले भी होते हैं कुछ, जैसे SnCl4 है, SbF5 है, जिनका ऑक्टेट एक्सपेंडेड भी होता है, वो अब और इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं, तो लुईस एसिड का काम करेंगे। पोलर पाई बॉन्ड वाले CO2, SO3, लुईस बेस जो लोन पेयर डोनेट करे। एनायन आगे सारे, न्यूट्रल आगे जिनके पास लोन पेयर है, ठीक, और नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाले एल्कीन एल्काइंस आ गए। ठीक। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है? कोई एसिड कितने H+ दे रहा है, या यूं बोले कि कितने OH- आयंस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, दैट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे HCl का 1HNO3 का 1HCl4 का 1H2SO4 का 2H2CO3 का 2H3PO4 का 3 H3PO2 का 2 H3PO2 का 1। ठीक। अब ऑर्थोबोरिक एसिड जो है, ये क्या है? ये आरेनियस एसिड है या लुईस एसिड है? ये लुईस एसिड होता है, ना कि आरेनियस एसिड, क्योंकि ये एक्वस मीडियम में H+ तो देता है, फिर भी ये आरेनियस एसिड नहीं कहलाता। बोलो क्यों? क्योंकि वाटर में ये खुद का H+ देने की बजाय वाटर से OH- एक्सेप्ट करता है, और जो H+ रिलीज करता है वो वाटर का होता है। एक्वस मीडियम में H+ रिलीज कर रहा है, लेकिन किसका? वाटर का, बाय एक्सेप्टिंग OH- आयन फ्रॉम वाटर। तो OH- एक्सेप्ट किया, यानी लोन पेयर एक्सेप्ट किया, तो ये लुईस एसिड का काम करेगा, ना कि आरेनियस एसिड का। समझे या नहीं? बोलो, कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, इसके बाद एक अमोनिया जो है, क्या अमोनिया को आप अमोनिया को आप आरेनियस एसिड आरेनियस बेस, अच्छा ये मोनोबेसिक भी है, एक H+ देगा। अमोनिया क्या है? आरेनियस बेस है या नहीं है? नहीं बोलेंगे। देखो, अगर वाटर में डाल के देखोगे, वैसे तो ये NH4OH बनाता है, और NH4OH वीक बेस है जो कि OH- देगा। स्टिल ये आपका आरेनियस बेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आरेनियस बेस वो होता है जो खुद का OH- देगा। इसने तो क्या किया है? अमोनिया ने अपना लोन पेयर वाटर के H+ को दिया है, और वाटर का OH निकला है, ना कि अमोनिया का। तो अमोनिया आरेनियस बेस नहीं है। नेक्स्ट, डाइबेसिक एसिड जो 2 H+ देगा, जैसे H2CO3, H2SO3। H2CO3 2 H+ देगा, पहला दिया, उसके लिए आपने इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 लिख दिया। Ka1 बोलते हैं उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। HCO3- फिर H+ देगा कार्बोनेट, ये Ka2 लिख दिया। अब दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, इक्विलिब्रियम में आपने क्या पढ़ा? 1+2 को ऐड करोगे तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K1 इंटू K2। इसका नेगेटिव लॉग ले लो, तो Pk इज इक्वल टू क्या होता है? Pk1 प्लस Pk2। ऐसे ही अगर कोई ट्राई बेसिक है, उसके लिए K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 होता है, और Pk क्या हो जाएगा? Pk इक्वल टू Pk1 प्लस Pk2 प्लस Pk3। हमेशा Ka1 ज्यादा होगा, उससे कम Ka2, उससे कम K3। जनरली कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, फिजिकल में ऐसे एक्सेप्शन नहीं आएंगे। ठीक। Pk क्या होता है? Pk1 सबसे कम, उससे ज्यादा Pk2, उससे ज्यादा Pk3, ऐसे बढ़ेगा। बोलो, कोई डाउट है क्या? Ka बढ़ा, Pk घटा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा। एसिडिटी ऑफ बेस कितने OH- देगा, यानी कितने H+ को न्यूट्रलाइज करेगा? NaOH KOH की 1 है, COH twice, BOH twice, ZnOH twice, इसकी 2 है, AlOH thrice की 3 है। ठीक वैसे ही जैसे आपने एसिड के लिए लिखा, वैसे ही बेस क्या करेगा? वो एक OH- देगा, फिर दूसरा OH- देगा, इसके लिए Kb1, इसके लिए Kb2 लिखोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, Kb इज इक्वल टू Kb1 इंटू Kb2 आएगा, तो नेगेटिव लोगे, Pkb इज इक्वल टू Pkb1 प्लस Pkb2 आएगा। Kb बढ़ा, Pkb घटा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा। सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो नहीं करते वो नॉन कंडक्टर होते हैं। ग्लास, वुड, नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट। कंडक्टर फर्दर दो टाइप के, मेटालिक जिनमें चार्ज करे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
इलेक्ट्रोलाइट जिनमें चार्ज कैरियर आयंस होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनका अल्फा 1 आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सभी टाइप के सोल्ट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनका अल्फा लेस देन 1 होता है, वीक एसिड, वीक बेस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट फैराडे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इन्होंने बोला कि भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन में, और जो वीक है वो पार्शली डिसोसिएट होगा, और जो वीक पार्शली डिसोसिएट होगा उसका डिसोसिएटेड पार्ट और अनडिसोसिएटेड पार्ट क्या रहेगा, सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम में रहेगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैटायन और नंबर ऑफ कैटायन और आयन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे NaCl में क्या चार्ज +1 -1, मैग्नीट्यूड सेम है, कैटायन 1 एनायन 1। BaCl2 में चार्ज इस पे टोटल +2, इस पे टोटल -2, दो मैग्नीट्यूड हो गया चार्ज का। ये कैटायन, ये 2 एनायन, वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा होता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल इनिशियल मोल्स कितने थे। फैक्टर कौन से फैक्टर थे, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग है तो अल्फा 1 और वीक है तो अल्फा लेस देन 1। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अल्फा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज्यादा होगा उसमें से कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट होगा। जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट घटेगा। डाइल्यूशन, जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना बढ़ेगा। टेम्परेचर, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन वैसे ही सिंपल क्या है, एक कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। कॉमन आयन इफेक्ट, जब भी कोई जैसे एसिटिक एसिड है, इसके आयंस क्या बनेंगे इक्विलिब्रियम में, सॉल्यूशन में क्या देगा, एसिटेट आयन और H+ आयन, यह है इक्विलिब्रियम में। अगर आप इस सॉल्यूशन में ऐसा कोई सब्सटेंस डाल दो जो H+ दे रहा है, जैसे HCl डाल दिया, या जो एसिटेट आयन दे रहा है जैसे सोडियम एसिटेट डाल दिया, तो ये क्या करेंगे, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लीच एट क्लियर प्रिंसिपल क्या कहता है, इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड। वैसे ही एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, अल्फा घट जाएगा। अब ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ओड आयन इफेक्ट, एसिटिक एसिड आपने लिया है, एसिटेट आयन और H+ में टूटेगा, तो अगर इसमें आपने NaOH डाल दिया तो ये क्या करेगा, OH - H+ को न्यूट्रलाइज करेगा, H+ की कंसंट्रेशन कम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या यहाँ पे ऐसे भी एग्जांपल लूंगा, NH4OH लूंगा, ये भी पार्शली डिसोसिएट होगा, है ना, किसमें, NH4+ में और NH4+ में और OH- में। अगर मैं इसमें NaOH डालूंगा तो बताओ इक्विलिब्रियम बैकवर्ड मूव करेगा फॉरवर्ड, NaOH से। अरे OH- आयन डालोगे तो क्या होगा, बैकवर्ड मूव करेगा। और NH4Cl डालूंगा तो तब भी, यानी ऐसा मॉलिक्यूल अगर डालूंगा जिसमें NH4+ आयन है या OH- आयन दे रहा है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड। अगर इसमें HCl डाल दूं तो फॉरवर्ड। समझ आया कि नहीं, कर लोगे या लिखवाऊंगा अलग से, है ये आगे भी आएगा, है ना, आगे भी आएगा वैसे। नेक्स्ट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, AB डिसोसिएट हो रहा है A+ और B-। मान लीजिए इनिशियल C था, C में से X टूटा, ये X बना, ये X बना, तो इसका अल्फा हो गया X/C, X कैन बी रिटन एज C अल्फा, तो C - C अल्फा और ये C अल्फा। ठीक, तो K क्या हो जाएगा, A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय AB, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 - अल्फा, C से C कैंसिल, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या होता है, लेस देन 1, जैसे 2%, 4%, 0.02, 0.03, 0.1, 0.12 इस टाइप का, तो उसको हटा देंगे, 1 - अल्फा को 1 लिख देंगे, तो K आ गया C अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू √K अपॉन C। तो जब डाइल्यूशन करते हो कंसंट्रेशन घटता है, जिसके कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, वो फैक्टर एक्सप्लेन हो गया। अब ये अल्फा दे रखा है, K दे रखा है, तो C कैलकुलेट कर लो, C K दे रखा है, अल्फा कैलकुलेट कर लो, अल्फा C दे रखा है, K कैलकुलेट कर लो, ये काम आता है ये। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन 0.2 मोलर एसिटिक एसिड, आल्सो कैलकुलेट DOD इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 × 10⁻⁻⁴। तो ये K दे दिया आपको, Ka एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये C दे दिया, तो Ka अपॉन C करोगे √, तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ गया ना, और फिर C इंटू अल्फा कर दोगे, H+ की कंसंट्रेशन कर लोगे। अब नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ H+ आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, K दे रखा है, आल्सो कैलकुलेट DOD। अब देखो, अब जैसे H+ इज इक्वल टू C अल्फा ना इसमें, तो यहाँ पे K इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 - अल्फा, C इंटू 1 - अल्फा, C से C कैंसिल, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अल्फा कैलकुलेट करना अपने को, तो हमने क्या लिखा,
इसको ना 1 माइनस अल्फा को 1 मान लिया जैसे पीछे माना था, तो आप क्या लिखोगे सी अल्फा इंटू अल्फा। तो ये तो आपको पता ना H प्लस की कंसंट्रेशन, के की वैल्यू पता, इसकी वैल्यू पता, तो यहां से अल्फा आ गया। लेकिन अल्फा जब आपने कैलकुलेट किया वो 1.73 आ 1 से एक्सीड कर गया, तो इसका मतलब आप 1 माइनस अल्फा को 1 गलत मान रहे हो। अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करना, कहीं ना कहीं अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, तो ये गलत कर दिया आपने, वो आपका अप्रोक्सीमेशन गलत हो गया। तो फिर दोबारा लिखो k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख रहे हो ना, तो सी अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये क्या H प्लस की कंसंट्रेशन, ये वैल्यू पुट करी, ये पुट करी, तो ये अगर 26 अपॉन 15 तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल अल्फा कैलकुलेट किया, फिर अल्फा से यहां से C इंटू अल्फा यानी H प्लस की कंसंट्रेशन पता आपको, तो अल्फा आपको पता है, H प्लस की कंसंट्रेशन यानी C अल्फा पता है, तो C आ जाएगा। कर लेंगे या नहीं कर देंगे? ठीक है भाई। पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया था, पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, सब बच्चे जानते हैं। H प्लस इंटू H माइनस की कंसंट्रेशन कितना होता है, -10 की पावर -14, तो यहां से नेगेटिव लोग लेने पे पीएच प्लस पीओएच आ जाएगा 14। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक। जितना कम होता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जितना बढ़ता जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक, आप कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की फॉर्म में, H इंटू H माइनस आयन की कंसंट्रेशन KW भी होता है, KW होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कल भी पढ़ेंगे इसको। तो ये नेगेटिव लोग लगो तो PH प्लस POH इक्वल टू PKW, और PKW की वैल्यू 298 केल्विन पे 14 होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए थे आपको, पीएच ऑफ फाइंड पीएच ऑफ फॉलोइंग, जैसे 10 मोलर HCl है, तो जब भी आप इस फॉर्मूले में pH इक्वल टू माइनस ऑफ log H प्लस होता है और POH इक्वल टू माइनस ऑफ log OH होता है, इन फॉर्मूले में जब भी वैल्यू पुट करोगे नॉर्मलिटी में रखना। तो इसका 1 है, इसका n फैक्टर, नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इंटू n फैक्टर, तो इसका 10 इंटू 1 आ गया तो 10 नॉर्मल हो गया, तो pH माइनस ऑफ log 10 -1 आ गया। -1 से मत घबराना, फॉर्मूला सही लगाना, कहीं पक्का कुछ गलती है। 1 0 से 14 1 आ रहा हुआ, किस किसने ऐसा सोचा था 1 आएगा, है ना? कर दी थी ना कार्रवाई यार। जब आपको कॉन्सेप्ट आता है और आप सही अप्लाई कर रहे हो, आंसर नेगेटिव आए पहुंच गया, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बोलो, आंसर तो कुछ भी आता रहे। नहीं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने हैं, बस ध्यान क्या रखना है, अगर मोलरिटी में दिया है तो उसको पहले नॉर्मलिटी में लेके आओगे n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, नॉर्मलिटी में दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे। OH की कंसंट्रेशन दी है तो पहले POH ले आना, POH से PH। ठीक, नेक्स्ट, अगर आपको H प्लस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, pH दिया है, तो pH पता क्या होता है, -10 की पावर माइनस ऑफ pH, और OH होता है 10 की पावर माइनस ऑफ POH। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको pH दे रखी है, pH pH POH POH, है ना, और पूछा H प्लस की कंसंट्रेशन, तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 आ गया, ये 10 की पावर -2.7 आ गया। इसको मैंने तोड़ना सिखाया था आपको लोग में, 10 की पावर -3 प्लस 0.3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 0.3, क्योंकि x प्लस वाई, 10 की पावर x प्लस वाई क्या होता है, 10 की पावर x इंटू 10 की पावर y, तो ये 10 की पावर 0.3 कितना होता है, 2 इंटू 10 की पावर -3। हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है। POH वाले से OH की क्या आएगा, pH लिखना, pH से फिर H प्लस की कंसंट्रेशन लिखना, कर दोगे? नेक्स्ट, ओस्टोल्ड लोग एप्लीकेशन है, pH ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। देखो मोनोबेसिक एसिड वो होता है जो एक बेस को न्यूट्रलाइज करे, यानी जो एक H प्लस दे, डाई बेसिक जो 2 H प्लस दे, ट्राई बेसिक 3 H प्लस दे। हमारे सिलेबस में सिर्फ मोनोबेसिक एसिड है। मान लीजिए HA आपने मोनोबेसिक एसिड ले लिया, तो ये C में से कितना टूटेगा, C अल्फा, इसका C अल्फा बनेगा, इसका C अल्फा, बस ये आना चाहिए, बाकी तो इक्विलिब्रियम है। क्या K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और जनरली जो क्वेश्चन आएंगे वीक एसिड वीक बेस के, उनका अल्फा ऑलरेडी कम होता है, हमेशा ही कम होगा। क्यों? क्योंकि वो वीक है, और वीक है तो अल्फा कम होगा, तो लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा को 1, तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू अंडर द रूट K अपॉन C आ गया। ठीक, अब यहां पे अल्फा को आप C अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी यहां से, तो ये आती है अंडर द रूट K इंटू C। तो अब फिर pH क्या होता है, माइनस ऑफ log H प्लस, तो फॉर्मूला बन जाएगा pH इक्वल टू हाफ pK माइनस हाफ log C। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना, यहां पे जैसे मैंने सिखा हर क्वेश्चन ऐसे डिराइव कर करके करना है, क्योंकि भाई 10 साल में एक बार क्वेश्चन आता है यहां से, और तुम रटते रहो इसको। ठीक है, ऐसे ही बेस का मोनो एसिडिक बेस जो होता है वो एक OH माइनस देता है, डाई एसिडिक बेस जो होता है 2 OH माइनस देता है, ट्राई एसिडिक बेस 3 OH माइनस देता है। BOH जो है वीक मोनो एसिडिक बेस हमने ले लिया, तो इसमें B प्लस और OH माइनस में टूटेगा, वही करोगे C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। ठीक,
के बी क्या कर दोगे, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा वैसे ही, तो अल्फा इक्वल टू के अंडर द रूट के बी अपॉन सी, और ओ एच की कंसंट्रेशन सी इंटू अल्फा अंडर द रूट के बी इंटू सी, पी ओ एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। फॉर्मूला कोई भी याद नहीं करना है। ये क्वेश्चन, ये देखो के की वैल्यू देगा, ये पूछ रहा था एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा। ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ना एक ये पीएच की वैल्यू दे रखी है, उनसे पूछ रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा। एक क्वेश्चन हो रहा है तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसा ही, ये देख लेना तुम लोग, उसमें 6.55 55th क्वेश्चन, उसमें ना पीएच की वैल्यू दे रखी है ह्यूमन मसल फ्लूइड की और ह्यूमन स्टमक फ्लूइड की और ह्यूमन ब्लड की और ह्यूमन सलाइवा की, तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दोगे और उनकी पीएच से H+ ले आओगे। नेक्स्ट, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है यानी KbBOH का, और OH की कंसंट्रेशन, OH की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है BOH की। देखो OH की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी, इसका मतलब C अल्फा चाहिए, और जब बेस की कंसंट्रेशन दे दी है वो C होता है। एसिड या बेस की कंसंट्रेशन क्या, C। H+ की फाइंड आउट करनी है, OH की फाइंड आउट करनी है, गिवन वो होता है C अल्फा। ये ध्यान रखना, ये मिसकंसेप्शन होता है, ठीक। वही Kb इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू अंडर द रूट Kb अपॉन सी अल्फा आ गया। OH की कंसंट्रेशन C है आपके पास, C इंटू अल्फा कर दो, POH क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग OH की कंसंट्रेशन, ठीक, pH आ जाएगा। फिर सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। ये वाला, ये नीट का क्वेश्चन है, K दे रखा है एसिड, एक वीक एसिड का, उसका 0.1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखा है, परसेंट डिसोसिएशन बताओ। C हो गया 0.1 मोलर, तो K हो गया K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा आ गया ना यहां से 1%। ये कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.02 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, फाइंड डीओडी ऑफ एसिटिक एसिड, के दे दिया, अरे के दे रखा है, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा आ जाएगा यहां से, H+ की कंसंट्रेशन C इंटू अल्फा होती है, ठीक, पीएच इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग H+। कर लेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। ये आयोनेशन कांस्टेंट दे दिया एसिटिक एसिड का, और उसके H+ आयन की कंसंट्रेशन दे रही है, इस बार ये आपको C अल्फा दिया है, तो के इज इक्वल टू करते हो सी अल्फा, वही सी अल्फा स्क्वायर तक तो आएगा ना, तो सी अल्फा स्क्वायर को ऐसे लिख लो, सी अल्फा इंटू अल्फा, तो H+ की कंसंट्रेशन ही तो सी अल्फा है, तो ये सी अल्फा की वैल्यू है, के की वैल्यू, तो अल्फा आ जाएगा यहां से। अल्फा आते ही सी अल्फा की वैल्यू आपके पास है, तो वहां पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, और यहां पे ये इसके सामने पुट करके सी आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसे कैलकुलेट कर दोगे। और जो H+ की कंसंट्रेशन आई हो माइनस ऑफ लॉग H+ कर दो, वो ऑलरेडी दे रखी उसने। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी HF है ना, ऐसे लिखती है, वाटर में डिसॉल्व किया H3O+ बना। मैं क्या कर रहा हूं, अगर इसको वाटर में लिखोगे ना आप, बस इतना डिफरेंस आ जाएगा, ये H3O+ लिख दोगे, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये एनसीईआरटी का मेथड लिखने का, हम सीधा लिखते हैं, वो देखो एनसीईआरटी ने लिख रखा, कर लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाटर तो लिक्विड है ना, उसकी कंसंट्रेशन नहीं लेनी है। समझे या नहीं समझे? अब ये क्वेश्चन था, जैसे इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, इसने के दे दिया, सी दे दिया, अल्फा लाओ, अल्फा से सी अल्फा करके H+ की कंसंट्रेशन, उससे पीएच आ जाएगी। और इसने HF की भी कंसंट्रेशन पूछ रखी है, HF की हो जाएगी C माइनस सी अल्फा, C आपको दे रखा है, C अल्फा आपके पास आ गया, C माइनस सी अल्फा कर देना, ठीक। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है ये, और एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसमें ना HA वीक एसिड दे दिया, C दे दिया इनिशियल कंसंट्रेशन, पीएच दे दिया। तो अब आपसे पूछा क्या क्या इसने, K और PK पूछा है, तो मैंने क्या किया, पहले H+ की कंसंट्रेशन ले आया पीएच से, और H+ की कंसंट्रेशन होती है C अल्फा, तो अल्फा से यहां पे H+ की कंसंट्रेशन अपॉन C कर दोगे तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ गया, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, K से PK आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें C और K दे रखा है, पीएच और अल्फा पूछा है, तो अल्फा ले आओ ना, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर से, अल्फा इक्वल टू अंडर द रूट K अपॉन C आ गया, वैल्यू पुट कर दो, अल्फा आ गया। फिर H+ होता है C इंटू अल्फा, तो क्या आ जाएगा H+, और फिर पीएच आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग H+। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है। ये बेस दे दिया NH2 हाइड्रोजन दे रखा है, पानी में डालोगे ये कैटायन बनाएगा और OH माइनस आयन देगा। पानी की कंसंट्रेशन मत लिखना, C अपॉन ये C माइनस अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, पीएच दे रखी है, C दे रखा है, पीएच से आई POH, POH से कैलकुलेट कर ली OH 10 की पावर माइनस POH, ठीक। फिर POH आ गया, अच्छा ये फॉर्मूला मत लगाना, इसमें टाइम वेस्ट होगा। OH की कंसंट्रेशन आ गई, OH की कंसंट्रेशन होती है C अल्फा, आपके पास C है, तो OH की कंसंट्रेशन को अगर आप C से डिवाइड कर दोगे अल्फा आ जाएगा, अल्फा से Kb इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और Kb से PKb। डाइल्यूशन बढ़ता है, अल्फा बढ़ता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनका अल्फा कितना हो जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, 1 हो जाएगा ना, ठीक।
तो उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। तो एसिटिक एसिड के लिए जैसे अभी जो आप फॉर्मूले ड्राइव कर रहे थे वो आप तब ड्राइव कर रहे थे जब कंसंट्रेशन क्या दी है 0.01 मोलर, 0.02 मोलर, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, यानी वेरी डाइल्यूटेड नहीं था। अब आपका कंसंट्रेशन आ रही 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, ये हो गया वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उसमें ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। तो जैसे पहले क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे ना बिल्कुल शुरू में, pH इक्वल टू माइनस ऑफ log H प्लस, तो ये डायरेक्ट यही कंसंट्रेशन लिखने लग जाओगे। यहाँ पे कर लोगे या नहीं कर दोगे? ठीक, लेकिन रखना है नॉर्मलिटी में ध्यान रखना, ठीक है भाई। कॉमन आयन इफेक्ट, इसमें क्या होता है जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएट होता है जिसके पास है उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई कॉमन आयन है, तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाती है। दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे NH4OH ले लिया, वीक बेस है, डिसोसिएट होगा पार्सली। अगर इसका जो आयन है OH माइनस या NH4 प्लस की प्रेजेंस में लेके जाए तो इसका डिसोसिएशन घट जाता है। दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे NaOH की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, या किसी ऐसे सोल्ट की प्रेजेंस में ले आओ NH4Cl, NH4 जिसके पास NH4 प्लस आयन है, तो होता क्या है, ये OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी या इस केस में NH4 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, ली चैप्टर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग DOD घट जाएगा। ओड आयन इफेक्ट इसका उल्टा होता है, जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में हम ट्रीट करते हैं जिसके पास ओड आयन है, यानी जो इसके एक आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। जैसे ये वीक बेस है तो इसको HCl की प्रेजेंस में कराओ, तो HCl क्या करेगा, इसके OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो एक प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कम, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, तो ये हो जाएगा ओड आयन इफेक्ट, इसके कारण DOD बढ़ जाएगा। ठीक, ये पूछ रखा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉमन आयन इफेक्ट। बस एक बात ध्यान रखो, या तो वीक एसिड होना चाहिए या वीक बेस होना चाहिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और दूसरा जो केस लेंगे उसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है, या सोल्ट हो सकता है, लेकिन जो भी ये लोगे ना आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके पास एक कॉमन आयन होना चाहिए। तो ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है डाइमिथाइलमाइन का, उसका DOD कैलकुलेट करने ही बोल रहा है, कंसंट्रेशन भी दी है C। अब देखो ये तो C विदा पहले आप जैसे करके आए थे, C दे दिया, K भी दे दिया, अल्फा इक्वल टू अंडर द रूट KB अपॉन C, सोल्व कर लिया, अल्फा आ गया। ठीक, ये तो पहले भी आपने किया। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, वो बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ डाइमिथाइलमाइन गेट आयोनाइज्ड इफ सॉल्यूशन इज आल्सो इन 0.1 मोलर NaOH। अगर 0.1 मोलर NaOH में होगा ना, अब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अब क्या, अमोनिया जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके OH माइनस आयन जो दे रहा था, ठीक, अमोनिया ये अमाइन जो डाइमिथाइलमाइन, क्या उतना ही डिसोसिएट होगा क्या? नहीं, NaOH की प्रेजेंस में कॉमन आयन इफेक्ट लगने से अल्फा घट जाएगा। तो हम नया अल्फा लिख देते हैं, इसका अल्फा डैश, तो C में से C अल्फा डैश गया, ये C अल्फा डैश बनेगा, ये C अल्फा डैश बनेगा, तो KB लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डाइमिथाइल कैटायन और डाइमिथाइल अमाइन कैटायन और OH माइनस डिवाइड बाई इसके कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे जो OH की कंसंट्रेशन है, आप C अल्फा डैश ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो है ही है, ये भी तो आ गया NaOH से, तो इसका टोटल सम करो 0.1 प्लस C अल्फा डैश। अब C अल्फा डैश तो बहुत कम होगा ना, क्योंकि C कम है, कितना है C ऑलरेडी 0.02 है, अल्फा आपका और कम हो जाएगा कॉमन आयन से, तो ये नेग्लिजिबल, तो इसको 0.1 मान लिया, तो यहाँ वो वैल्यू पुट कर दो 0.1 OH की, इसकी C अल्फा डैश है, इंटू में डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा डैश, C से C कैंसिल, अल्फा डैश वेरी लेस देन 1 है, तो 1 माइनस अल्फा डैश 1 हो जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से कितना 5.4 × 10 की पावर -3। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कर लोगे? कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन हो गया। एक और NCERT एक्सरसाइज 6.53, ये बोल रहा है कैलकुलेट DOD ऑफ 0.05 मोलर एसिटिक एसिड इफ इट्स pK वैल्यू इज 4.74। यहां तक तो पुराना क्वेश्चन है, आपको C दिया है, pK दिया है, pK क्या होता है माइनस ऑफ log K, तो यहां से K आ जाएगा इक्वल 10 की पावर -pK, तो K की वैल्यू आ गई, तो अल्फा इक्वल टू अंडर द रूट K अपॉन C, कल के लेक्चर में किया था हमने, तो वैसे ही अल्फा आ गया है यहाँ पे सोल्व करके। ठीक, अब इसको छोड़ो एक बार, अब इधर आ जाओ, हाउ इज DOD इज इफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन कंटेन्स 0.01 मोलर HCl 0.1 मोलर HCl, ये दो पार्ट हो गए A और B। अब एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है HCl की प्रेजेंस में, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा ना H+ की वजह से, तो अब इसका मान लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉमन आयन इफेक्ट में कम होगा, तो अल्फा डैश हो गया, तो C में से C अल्फा डैश गया, ये C अल्फा डैश, ये C अल्फा डैश, लेकिन अब H+ की कंसंट्रेशन ओनली ये वाली नहीं है, ये भी तो है, तो H+ की 0.01 प्लस C अल्फा डैश, तो ये कम आएगा, इसको नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि C है और अल्फा डैश तो कम होने जा रहा है, तो वो नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे K का फॉर्मूला जो रखोगे, एसिटेट यानी कंसंट्रेशन इनटू H+ डिवाइड बाय एसिटिक एसिड,
ये रख दो 0.01, ये वाली कंसेंट्रेशन कर लोगे तो C से C कैंसिल, अल्फा डैश आ जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही इसमें है, बस इसमें 0.01 मोलर दिया HCl, इसमें 0.1 मोलर दे देंगे। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर HCl की जब 0.01 मोलर तो H+ की 0.01 क्यों ले रहे हैं? अरे 100% डिसोसिएट होगा ना, समझ आया कि नहीं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा यहाँ पे H2SO4 होता तो 0.01 मोलर, फिर H+ की कितने लेते? 0.02 मोलर लेते, क्योंकि 1 मोलर H2SO4 2 मोलर H2SO4 देता, तो 0.01 मोलर कितना देता? 0.02। कोई डाउट? नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। अरे वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका ना H+ इंटू OH माइनस 298 पे 10 की पावर माइनस 14 होता है। न्यूट्रल है तो दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल 10 की पावर माइनस 7 मोलर। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, यानी 1 ml वाटर में 1 ग्राम होता है। 1000 ml में 1000 ग्राम होगा, तो 1000 ग्राम में मोल्स बताओ, 18 से डिवाइड कर दो, मोल्स आ गए। ठीक, फिर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो, कंसेंट्रेशन आ गई। ठीक, नंबर ऑफ H+ आयन इन 1 लीटर वाटर इज टू वाटर का मॉलिक्यूल्स 1 लीटर में, तो इसके आयंस और इसका वाटर मॉलिक्यूल रेशियो आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वही जैसे लिखते आए हो, H2O की कंसेंट्रेशन, H2 टूटेगा H+ और OH माइनस में, तो H2O की कंसेंट्रेशन C कितना है? 55.5 आपने कैलकुलेट किया। H+ की कितना है? C अल्फा कितना 10 की पावर माइनस 7, तो C अल्फा H+ की डिवाइड बाय C H2O की, H+ को H2O की कंसेंट्रेशन डिवाइड कर दो, अल्फा आ जाएगा 1.8 × 10 की पावर माइनस 9, जो कि बहुत ही कम है। नेक्स्ट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है? आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K = H+ की कंसेंट्रेशन इनटू OH माइनस की डिवाइड बाय वाटर की, तो ये वैल्यूज पुट कर दो जो आपने पीछे पढ़ी है, तो ये आ गया 1.8 × 10 की पावर माइनस 16। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? KW होता है H+ इंटू OH माइनस, दैट इज 10 की पावर माइनस 14। रिलेशनशिप PH POH PKW, तो यहां से KW = H+ इंटू OH माइनस होता है, नेगेटिव लोग ले लो, PKW = PH + POH, तो PH = POH = PKW/2 आ जाएगा। अब देखो ये KW दे रखा है 273 केल्विन पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये रूम टेम्परेचर पे 363 केल्विन पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वाटर का डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो इसका आयनिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ठीक, आयनिक प्रोडक्ट बढ़ेगा तो PKW क्या होगा? घटेगा। PKW घटेगा, पीएच की वैल्यूज घटेगी, पीओएच की वैल्यूज घटेगी, H+ की कंसेंट्रेशन और OH की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक, तो अब टेम्परेचर बढ़ाने पे पीएच घटती, इसका मतलब वाटर एसिडिक नहीं हुआ, अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें H+ और OH माइनस की कंसेंट्रेशन इक्वल है। ये सिंपल क्वेश्चन है। पीएच ऑफ वाटर एट 283 केल्विन क्या है? 7 से ज्यादा होगी, 353 पे 7 से कम होगी। फाइंड नंबर ऑफ H+ आयन इन 1 ml वाटर। अरे H+ की कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 मोल है, यानी 1 लीटर में 10 की पावर माइनस 7 मोल है, तो 1 ml में कितने होंगे? 10 की पावर माइनस 7 मोल डिवाइड बाई 1000, तो ये आ गया 10 की पावर माइनस 10 Na। कर लोगे इसको? ये आयनिक प्रोडक्ट दे रखा 10 की पावर माइनस 16, H+ OH माइनस की कंसेंट्रेशन का एडिशन पूछ रहा है। KW से PKW, इससे PH और POH, इससे H+ और OH की कंसेंट्रेशन फिर ऐड कर दो, कुछ भी नहीं है। ये बोल रहा फाइंड H+ एंड OH माइनस इन 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड विच इज 5% आयनाइज। भाई C दे दिया और अल्फा दे दिया उसका, तो H+ की कंसेंट्रेशन आ जाएगी ना वीक एसिड की, C अल्फा। H+ की आ गई तो H+ इंटू OH माइनस की कंसेंट्रेशन होता है 10 की पावर माइनस 14, तो OH की आ जाएगी। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन PKB एंड PKW फॉर वीक कंजुगेट एसिड बेस पेयर, Ka इंटू KB इज इक्वल टू KW आएगा। ये डेरिवेशन बता रखा है, इसको कोई नहीं पूछेगा, तो Ka इंटू KB इक्वल टू KW ध्यान रखो। और तो ऐसा होगा तो PK प्लस PKB इक्वल टू क्या हो जाएगा? PKW। ये क्वेश्चन कराया NCERT का, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड pH ऑफ 0.05 मोलर ऑफ aqueous solution of ammonia if dissociation constant of ammonia is this। वो तो पहले अल्फा और पीएच कैलकुलेट करा रहा है, ये तो पहले ही पढ़ा है ना आपने। ये के वैल्यू, ये सी की वैल्यू, अल्फा आ जाएगा केबी, सॉरी केबी है, केबी अपॉन सी अंडर द रूट, अल्फा आ गया। सी अल्फा क्या होता है? ओएच की कंसेंट्रेशन, ओएच की कंसेंट्रेशन माइनस ऑफ लोग ओएच, पीओएच आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, ये तो पहले ही पढ़ा ना। अभी क्या है? देन आल्सो फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, यानी के पूछ रहा है, के भी दे रखा है, के पूछ रहा है, तो के क्या होगा? के डब्ल्यू अपॉन के भी हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एक एसिड दिया आपने, ये दूसरा एसिड, दोनों को मिक्स करोगे तो इसका टोटल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब इसके इक्विवेलेंट मान लीजिए एक था, इसका इक्विवेलेंट 2 था, तो मिक्सचर में टोटल कितने हुए? 3, तो इसके इक्विवेलेंट क्या होते हैं? N1V1, इसका N2V2, टोटल इक्विवेलेंट कितने हो गए? N1V1 प्लस N2V2।
तो H प्लस की कंसंट्रेशन हो जाएगी N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। और बाई चांस अगर एक्स्ट्रा वाटर ऐड करा तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, क्योंकि वाटर से कोई H प्लस नहीं आएगा। ठीक, पीएच ऑफ मिक्सर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इसका भी ऐसे हो जाएगा, ये 1 है ये 2 है, इनको मिक्स किया, OH की मिक्सर की OH की कंसंट्रेशन आ जाएगी मिक्सर की N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर ऐड किया है तो। ये क्वेश्चन यार वैल्यूज दे रखी है, फॉर्मूला इंपुट करना है, कर लोगे। नेक्स्ट, ये देखा इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर KOH एंड 0.3 मोलर NaOH आर मिक्स्ड एंड फाइंड पीएच ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। अरे इसका 0.2 मोलर, इसका 0.3 मोलर, 1 लीटर इसका, मान लो 1 लीटर इसका, और मोलरिटी को जब रखोगे कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में तो मोलरिटी इनटू n फैक्टर, दोनों का n फैक्टर 1 है। OH की कंसंट्रेशन आई POH PH आ जाएगा। सेम ये है 0.01 मोलर HCl 0.03 मोलर H2SO दे दिया, इक्वल वॉल्यूम दे रखी है, 1-1 लीटर मान लो, सोल्व कर दो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये क्वेश्चन HCl के और HNO3 की pH दे दी और दोनों की वॉल्यूम दे दी, 500 ml पानी में मिला गया, फाइंड pH ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। HCl 200 ml, ये HNO3 500 ml, इसकी pH 2, इसकी 3, इसकी H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी 10 की पावर -2 नॉर्मल, इसकी 10 की पावर -3 नॉर्मल, तो N1 आ गया N2 आ गया, V1 V2 है ही आपके पास, तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यहां से H प्लस आ गया, pH आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? देखो भाई, pH ऑफ मिक्सचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे, अगर दोनों के इक्विवेलेंट सेम है तो न्यूट्रल हो जाएगा, pH कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और दोनों में से अगर एसिड के ज्यादा है तो सारा बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ओनली एसिड के इक्विवेलेंट यानी H प्लस आयन रह जाएंगे, सॉल्यूशन एसिडिक, pH लेस देन 7। अगर बेस के कम है एसिड के, सॉरी एसिड के कम है बेस के ज्यादा है तो एसिड सारा कंज्यूम हो जाएगा, बेस रह जाएगा, तो बेसिक सॉल्यूशन pH क्या हो जाएगा बोलो मोर देन 7। तो करते कैसे, जैसे केस 1, अगर इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस यानी NaVA इक्वल टू NbVb हो जाए तो न्यूट्रल है, तो pH इक्वल टू 7। अगर NaVA ग्रेटर देन NbVb हो जाए, एसिडिक है, pH ग्रेटर देन 7, तो उसमें H प्लस आयन पड़े होंगे, सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे, NaVA माइनस NbVb डिवाइड बाई VA प्लस VB, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस बेस, क्योंकि बेस जितना कंज्यूम होगा उतने एसिड H प्लस भी तो चले जाएंगे ना, तो वो इसका जो डिफरेंस है वो H प्लस के इक्विवेलेंट बच जाएंगे डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम VA प्लस VB, क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी आ जाएगा, उससे pH फाइंड आउट कर लो, है ना। अच्छा लेस देन 7, हाँ सॉरी लेस देन 7, और अगर NaVA लेस देन NbVb है, बेसिक सॉल्यूशन pH ग्रेटर देन 7, तो इसमें OH की कंसंट्रेशन NbVb माइनस NaVA डिवाइड बाय VA प्लस VB। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, ये 3 क्वेश्चंस है, फाइंड pH ऑफ फॉलोइंग, जैसे ये एसिड और ये बेस, पहले तो ये ध्यान रखना यहां पे कंसंट्रेशन किस में दी है, मोलर में दी है तो उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर देना। ठीक, और जो वॉल्यूम आप ले रहे हो ना, वॉल्यूम यहां पे जैसे अगर मिलीलीटर में लेंगे तो मिली इक्विवेलेंट आएंगे, जैसे इसमें तो इक्वल आ गए तो pH 7 आ गई। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां नॉर्मलिटी में दिया था तो सीधा N इंटू V कर दो, दोनों का N इंटू V किया तो NaVA ज्यादा आया। ठीक, तो H प्लस ज्यादा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, NaVA माइनस NbVb अपॉन VA प्लस VB, तो ये अब ये यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट रखे हैं आपने, क्योंकि वॉल्यूम का ml में रखा है तो नीचे भी ml में रखना है, ये ध्यान रखना बस, और कोई गलती आपसे नहीं होगी। ठीक, 2 ही गलती हो सकती है, मोलरिटी का ध्यान ना जाए, नॉर्मलिटी में रखना है। ठीक, दूसरी गलती ये हो सकती है, वॉल्यूम को ऊपर अगर आपने इक्विवेलेंट निकालते टाइम ml में रखा तो नीचे भी ml में, या ऊपर भी लीटर में नीचे भी लीटर में, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट, डाइल्यूशन, जब आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो pH में क्या, उसमें क्या होगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस है या कोई भी सॉल्यूट है, उसके मोल्स पे थोड़ा कोई फर्क आएगा, वॉल्यूम बढ़ा ना सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन घटती है, लेकिन मोल्स क्या रहेंगे कांस्टेंट, यानी मोलरिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज मोल्स कांस्टेंट, तो M1V1 इक्वल टू M2V2 पढ़ते हो। अगर मोल्स कांस्टेंट होंगे तो इक्विवेलेंट भी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट क्या होता है N इंटू N फैक्टर। ठीक, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, जैसे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 500 ml 0.5 मोलर HCl था, उसमें 500 ml वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट कर दिया, तो pH बताओ रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, पहले N1 निकाल लेना मोलरिटी से, नॉर्मलिटी में है ना। ठीक, V1 हो गया, N2 आपको फाइंड आउट करना है, V2 टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 500 प्लस 500 1000, N1V1 करके तो N2 आ गया, H प्लस की कंसंट्रेशन, फिर pH बता दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा 200 ml 0.02 मोलर BOH2 सॉल्यूशन था, 2 लीटर तक उसको डाइल्यूट किया गया बाय एडिंग वाटर, तो pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन V1 आपके पास। ठीक, और यहां पे V2 2 लीटर हो गया, तो N1V1 इक्वल टू N2V2 कर दो, कर लोगे,
N2 आएगा, वो OH की कंसेंट्रेशन है, उससे POH से pH। ठीक, नेक्स्ट pH ऑफ HCl is 2, then find pH of solution obtained when it is diluted up to 10 times। देखो इसमें क्या है, V1 1 लीटर है, diluted up to 10 times, तो V2 कितना हो गया 20 लीटर। बाकी पहले के जैसे N1V1 इक्वल टू N2V2 ऐसे ही सोल्व करोगे। pH 2 थी, बाद में कितनी आएगी 3। जब आप 100 टाइम डाइल्यूट कर दोगे तो V1 1 लीटर ली थी, V2 100 लीटर लोगे, तो फिर pH का आंसर आएगा 4। और जब आपके pH 2 थी, इसको 1000 टाइम डाइल्यूट कर दिया तो pH आई 5। अगर आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन को 10 टाइम डाइल्यूट करते हैं, pH इंक्रीज बाई 1, 100 टाइम डाइल्यूट करते हैं इंक्रीज बाई 2, और 1000 टाइम डाइल्यूट करते हैं pH इंक्रीज बाई 3। नेक्स्ट, बेस है pH ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 13, देन फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डाइल्यूशन अप टू 10 टाइम्स। POH दे दी 1, सॉरी pH दे दी 13, POH कितनी हो जाएगी 1, तो OH की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर -1 नॉर्मल N1। V1 मान लीजिए 1 लीटर, तो V2 10 टाइम डाइल्यूट किया 10 लीटर हो जाएगी। N1V1 इक्वल टू N2V2, N2 आ गया OH की कंसंट्रेशन, उससे POH आ गया 2। ठीक, pH आ जाएगा 12, तो यानी pH 13 से कितनी होगी 12। 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया बेस को, तो pH 1 यूनिट से घट गई, डाइल्यूट होता जा रहा ना, कंसंट्रेशन कम हो रही है। 100 टाइम डाइल्यूट करोगे तो pH डिक्रीज बाई 2, 1000 टाइम डाइल्यूट करोगे pH डिक्रीज बाई 3। कर देंगे ना ऐसा। नेक्स्ट, ये बात मैंने यहां लिख दी है, और ये ऐसे एग्जांपल दिखा रहे हैं। HCl दा pH 2.41 थी, डाइल्यूट 100 टाइम्स कर दिया तो pH कितनी बढ़ जाएगी 2 से बढ़ जाएगी, तो 4.41। NaOH की pH 11.08 थी, 10 टाइम डाइल्यूट किया तो pH 1 यूनिट से घट जाएगी। ये क्वेश्चन है, 2 लीटर HCl है, pH 2.3 है, डाइल्यूटेड बाय एडिंग x लीटर वाटर, तो बताओ x कितना है। एक बात बताओ, यहां पे pH 2.3 से 3.3 हो गई, तो इसका मतलब pH 1 यूनिट से बढ़ गई, तो कितना डाइल्यूट किया होगा 10 टाइम। इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर थी, फाइनल कितनी हो गई 20 लीटर। कैसे की होगी 20 लीटर, 18 लीटर पानी ऐड करके, तो x कितना आ गया 18। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, 1 लीटर NaOH था, pH 12.6 थी, उसमें उसको डाइल्यूट कर दिया पानी ऐड करके, pH 10.6 हो गई, यानी 2 यूनिट से घट गई, तो कितना डाइल्यूट किया होगा 100 टाइम, तो 1 लीटर से 100 लीटर हो गया होगा, तो कितना हो गया 99। कर दोगे। pH ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन दे रखिए, चेंज फ्रॉम 2 to 3 बाय रिमूविंग H+ आयन, देन फाइंड नंबर ऑफ H+ आयन रिमूव्ड। pH 2 थी, pH 3 हो गई, तो H+ की कंसंट्रेशन इनिशियल 10 की पावर -2 नॉर्मल, तो मोलरिटी मेरे को 10 की पावर -2 मोलर, तो ये 10 की पावर -3 या 10 की पावर -3 मोलर हो जाएगा। ठीक, तो मोलरिटी है, अच्छा n फैक्टर 1 है ना यहाँ पे H+ आयन का, तो M1 है M2 है, और दोनों का वॉल्यूम तो दोनों जगह सेम है ना 1 लीटर ही, क्योंकि H+ आयन रिमूव किया, वॉल्यूम नहीं चेंज किया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा N1 आ जाएगा M1 इंटू V, N2 आ जाएगा M2 इंटू V, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -3, तो कितने मोल रिमूव कर दिए, इनिशियल मोल्स माइनस फाइनल मोल्स, तो 10 की पावर -2 माइनस 10 की पावर -3, तो 9 इंटू 10 की पावर -3 मोल रिमूव कर दिए, तो इसका मतलब कितने H+ आयन 9 इंटू 10 की पावर -3 इंटू NaH+ आयन रिमूव कर दिए। pH ऑफ वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जैसे जिनकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 मोलर दी हो, 10 की पावर -8 मोलर, 10 की पावर -9 मोलर, उनमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन NCERT का, फाइंड pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोला सर pH आत हो गई माइनस ऑफ log 10 की पावर -8, नहीं, अरे HCl है, उसकी pH 7 से ज्यादा कैसे हो सकती है, भले ही डाइल्यूटेड है। ठीक, तो क्या करोगे, H+ आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 है HCl की, अब उसमें वाटर भी तो पड़ा है H+, 10 की पावर -7, तो दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड किया कितना आया 10 की पावर -8 कॉमन, 1 + 10 10 की 11 इंटू 10 की पावर -8, तो pH अगर यहां से फाइंड आउट करोगे माइनस ऑफ log 11 इंटू 10 की पावर -8 6.96 हो जाएगा। इधर pH दे दी 10 की पावर -7 मोलर ऑफ NaOH, तो इसमें OH की कंसंट्रेशन NaOH से 10 की पावर -7, वाटर से 10 की पावर -7, तो OH की 2 इंटू 10 की पावर -7, POH आ जाएगा 6.3, pH आ जाएगा 7.3, और 10 की पावर -8 मोलर दे रखा है, तो दोनों को ऐड कर दो, 11 इंटू 10 की पावर -8 आ गया, और POH आ जाएगा 6.96, pH आ जाएगा 7.04। कर लेंगे भाई। सोल्ट हाइड्रोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, सोल्ट बनाएगा और पानी बनाएगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसका उल्टा कर दो, सोल्ट में पानी डाल दो, सोल्ट को पानी में डिजोल्व करो, वो कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोल्ट हाइड्रोलिसिस। जैसे ये देखो, ये न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो हीट निकलेगी, और अगर इसका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस लिख रहे हो तो हीट एब्जॉर्ब होगी। चार आपके सोल्ट क्या होते हैं, 4 टाइप के, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक, ये एसिड लिख के स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस पहले बता चुका हूं,
हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अब यहां पे टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट का किया, जैसे NaCl KBr Na2SO4 BSO4। ठीक, तो यहां पे NaCl का एग्जांपल लिया, अगर इसको वाटर में डाल दो क्या बनेगा, NaOH प्लस HCl। अब NaCl भी कंप्लीटली आयोनाइज्ड रहेगा और NaOH और HCl भी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो Na प्लस कैंसिल, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल, तो बचा क्या सॉल्यूशन में, H2 इज कन्वर्टिंग इनटू H प्लस एंड OH माइनस N। दिस इज नॉट हाइड्रोलिसिस, इट इज आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सही है कि नहीं है? अरे जो प्रोसेस लिख रहे हो आप, H2 इज कन्वर्टिंग इनटू H प्लस एंड OH माइनस, ये हाइड्रोलिसिस है क्या किसी का? ये तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर है। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, और वैसे भी कैटायन एंड एनायन जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, उनका हाइड्रेशन नहीं होता, बल्कि वो उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, उनका क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर क्या करेगा, कैटायन और एनायन को जाके सिर्फ सराउंड कर लेगा, उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है बॉन्ड टूटना और नए बॉन्ड बनना, तो ऐसा हाइड्रेशन में नहीं होता। हाइड्रेशन में क्या करता है, वाटर कैटायन और एनायन को बस सराउंड कर लेता है। नेक्स्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट हाइड्रोलिसिस, इसमें क्या होता है, जैसे सोडियम एसिटेट पोटेशियम फॉर्मेट KCN NaNO2 ये सब ले लिया। अब आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया, क्या बना, एसिटिक एसिड और NaOH। सोल्ट कंप्लीटली आयोनाइज रहेगा, ये वीक एसिड है, वाटर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH कंप्लीटली आयोनाइज रहेगा, तो Na प्लस और Na प्लस कैंसिल हुआ, क्या बचा, एनायन प्लस वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस, यानी दिस इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायन का हाइड्रोलिसिस हुआ ना, बना क्या, OH माइनस, pH विल बी ग्रेटर देन 7। तो यहां से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो इसका लिख दोगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अरे ये हाइड्रोलिसिस है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। एसिटिक एसिड का क्या लिखोगे, Ka, जैसे आप लिखते आए हो, KH इंटू Ka कर दो, क्या आ जाएगा, इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, यानी KW। तो KH विल बी इक्वल टू KW अपॉन Ka, ये फॉर्मूला बन गया KH का यहां से। फिर इसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में ये एसिटेट आयन है, टूट रहा है, ठीक, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। सोल्ट का अगर आपने कंसंट्रेशन C लिया है, वही तो एसिटेट आयन का होगा, क्योंकि वो तो कंप्लीटली आयनाइज होगा, एसिटेट आयन और NH4 प्लस में। ठीक, तो C इसका इनिशियल है, तो C में से CH टूटेगा, इसका CH बनेगा, इसका CH बनेगा। अब यहाँ पे KH का फॉर्मूला आपने लिखा है, तो इसमें अगर वैल्यूज ये CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 माइनस H रखोगे तो CH स्क्वायर आ जाएगा, H इक्वल टू अंडर द रूट KH अपॉन C, तो H इक्वल टू अंडर द रूट KW अपॉन K इंटू C हो गया, तो H का फॉर्मूला आ गया। अब OH की कंसंट्रेशन होती है C इंटू H, कर लोगे, या ये आ जाएगा POH इज इक्वल, फिर POH आ जाएगा यहां से, और फाइनली pH का फॉर्मूला आता है 7 प्लस हाफ pK प्लस हाफ log C। ऐसे डेरिवेशन करना आपको, ठीक, ये एक डेरिवेशन मैंने आपको सिखाया है। फिर ऐसे ही हम किसके लिए करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सोल्ट के लिए करेंगे। इसमें ना आप NH4Cl का हाइड्रोलिसिस जब करोगे NH4OH HCl बनेगा, आपका सोल्ट डिसोसिएटेड रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज रहेगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, तो NH4 प्लस वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू NH4OH प्लस H प्लस। आपने देखा यार ये तो कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और बन क्या रहा है, H प्लस, pH लेस देन 7 आएगी। तो इसका जब डेरिवेशन करोगे एग्जैक्टली वैसा ही है, KH इक्वल टू KW अपॉन KB आएगा, और H इसका क्या आएगा, KW अपॉन KB इंटू C होल अंडर द रूट, और pH इसकी लेस देन 7 है, तो 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे ही आपको किसका करना है, वीक एसिड वीक बेस सोल्ट का। तो इसमें ना कैंसिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे ये अमोनियम एसिटेट है, तो ये एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, तो दोनों कैटायन और एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, एसिड भी वीक बेस भी वीक, तो KH के फॉर्मूले KW अपॉन K इंटू KB आएगा, और यहाँ पे H के फॉर्मूले में अंडर द रूट KH आ जाएगा, और pH का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb। तीनों फॉर्मूले में कहीं भी C नहीं आ रहा, ना KH में, ना H में, ना pH में, यानी ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट। कर दोगे? अब ये देखो, अब आपको क्या करना है, देखो सोल्ट हाइड्रोलिसिस में कोई डेरिवेशन आपसे नहीं पूछने वाला, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद करना मैंने आपको सिखा दिया है। सबसे पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट का जो आपके कैटायन और एनायन है उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्या हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, वीक, अच्छा इसकी pH हमेशा 7 रहेगी। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट अगर आपने लिया तो इसमें एसिड क्या है, वीक है, वो क्या देगा, एनायन, तो उसके एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, इसलिए इसको कहते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक, KH आएगा इसका KW अपॉन KA वीक एसिड का, और H आएगा अंडर द रूट
KW अपॉन KA इंटू C। फिर इसके बाद pH याद करो आप, pH क्या आएगी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो कैसा सोल्ट है, बेसिक सोल्ट बनेगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस, तो pH विल बी ग्रेटर देन 7, तो 7 में कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो pH का फॉर्मूला बनेगा 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pK प्लस हाफ log C, सब ऐड हो रहा है। फिर इसके बाद जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सोल्ट आएगा, ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, KH इक्वल टू KW अपॉन KB, H इक्वल टू अंडर द रूट KW अपॉन KB इंटू C। मेन फॉर्मूला है pH का। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस वीक है, बेस वीक है तो कैसा सोल्ट बनेगा, एसिडिक सोल्ट, तो pH विल बी लेस देन 7, तो 7 में से माइनस करो, क्या pH इक्वल टू माइनस 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C, कर लोगे। नेक्स्ट वीक एसिड वीक बेस सोल्ट है, तो इसमें कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है। KH का फॉर्मूला क्या आएगा, KW अपॉन K इंटू KB, और H होता है अंडर द रूट KH। pH का जो फॉर्मूला बनेगा 7 प्लस हाफ pK माइनस क्या, pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb। समझ आया कि नहीं यार। अब तीनों फॉर्मूलों को याद करते हैं दोबारा से, सुनना। अच्छा एक बार ये देख लो, ये जो तीनों फॉर्मूले वीक एसिड वीक बेस सोल्ट के, इसमें कहीं भी C नहीं आया, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आया, मतलब KH H एंड pH ऑफ वीक एसिड वीक बेस सोल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट। बोलो कोई डाउट है क्या। अब वापिस आपके काम क्या आएगा सोल्ट हाइड्रोलिसिस में, फॉर्मूले। सोल्ट का जब हाइड्रोलिसिस करोगे उसके pH के फॉर्मूले काम आएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट का तो हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, तो उसका pH डायरेक्ट कितना आ गया 7। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट है तो pH क्या होगा 7 से ग्रेटर होगा, तो pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pK प्लस हाफ log C आएगा। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सोल्ट होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सोल्ट बनेगा, pH विल बी लेस देन 7, pH इक्वल टू 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। pKb क्यों आ रहा है, क्योंकि बेस वीक है। और जब वीक एसिड वीक बेस सोल्ट होगा तो 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb। समझ आ गया, जहां पे pKa आ रहा है वहां पे एडिशन, pKa, A फॉर एडिशन, pK जहां पे वहां प्लस, और फिर pKb जहां पे है वहां माइनस आ जाएगा। इस फॉर्मूले में भी देख लो, हो जाएंगे याद। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है लॉलीपॉप से, ये पूछ रहा है कौन से सोल्ट की pH इक्वल टू 7 होगी, भाई जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट है। बोल रहा है 7 से ज्यादा किसके, कौन से सोल्ट की होगी, जिसमें वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। 7 से कम किसकी होगी, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है। बोल रहा है ये सॉल्यूशन दे दिया, सबका 0.1 मोलर दे दिया, तो इनको pH की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। एसिड भी दे रखा है, बेस भी दे रखा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सोल्ट, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट भी दे रखा है। तो सबसे कम pH किसकी होती है 1 2 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, उससे ज्यादा आएगी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस सोल्ट की, बीच में आएगी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की सोल्ट की, उससे ज्यादा आएगी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट की, और सबसे ज्यादा आएगी 14 के आसपास स्ट्रॉन्ग बेस की। कर दोगे। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, वीक एसिड वीक बेस सोल्ट की। फिर इसके बाद पूछ रहा है कौन से की किसकी बोल रहा है, किस सोल्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो वीक एसिड वीक बेस सोल्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पीके वैल्यू दे रखी है एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। बोल रहा है अमोनियम एसिटेट का पीएच बताओ। अरे वीक एसिड वीक बेस सोल्ट है, पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके भी वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट 0.1 मोलर KNO2 दे रखा है, K दे रखा है HNO2 का। बोल रहा है H और पीएच क्या होगा, H का फॉर्मूला अंडर द रूट KW अपॉन K इंटू C, तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पीएच का क्या है 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ log C, कर लोगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये रहा, कैलकुलेट KH एंड पीएच ऑफ 0.2 मोलर अमोनियम एसिटेट एक्वस सॉल्यूशन इफ K फॉर एसिटिक एसिड दे रखा है और अमोनिया दे रखा है। ये Ka हो गया एसिटिक एसिड का, ये Kb हो गया वीक एसिड वीक बेस सोल्ट है, तो KS तो होता KW अपॉन K इंटू Kb, वैल्यूज पुट कर देना और H आ जाए, KH आ जाए उसको अंडर द रूट कर दोगे H आ जाएगा। पीएच कैसे आएगा 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी, पीके यहां से कैलकुलेट कर दो। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लिख लो, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस है, वहां से डायरेक्ट असर्शन रीजन बनाया है। लिखो डॉक्टर और अपना नेम, नीट 2026 में एज इट इज आ सकता है। क्या है भाई, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, या यूं बोल दो पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट जो होती है वो 7 रहती है। असर्शन सही है। रीजन कैटायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड
अंडरगो हाइड्रेशन बट डू नॉट हाइड्रोलाइज। जैसे NaCl ले लिया, NaCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन क्या है Na+, स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन क्या है Cl-, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्या हो जाता है इनका हाइड्रेशन। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कर दोगे या नहीं कर दोगे? अगर एग्जामिनर यहां पे लिख दे द अंडरगो हाइड्रेशन और यहां लिख दे कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अंडरगो हाइड्रोलिसिस बट डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस बट डू नॉट हाइड्रेट, असर्शन रॉन्ग, रीजन रॉन्ग। कर दोगे? अगर एग्जामिनर चालाकी करते हुए यहां पे कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस को लिखे एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को लिखे कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इस चालाकी को पकड़ लोगे? एग्जामिनर यहां से एज इट इज लिख दे और यहां पे हाइड्रेशन की बजाय हाइड्रोलिसिस लिख दे और हाइड्रोलिसिस की बजाय हाइड्रेशन लिख दे, इस चालाकी को पकड़ लोगे पक्का? बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर हम वाटर ऐड कर दें यानी डाइल्यूशन कर दें उसका, या स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दें तो वो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। यूं बोल सकते हैं या तो पीएच में चेंज को आने नहीं देता या थोड़ा बहुत ही चेंज आने देता है। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। बेस्ट एग्जांपल क्या है? ब्लड। ब्लड में अगर हम डाइल्यूशन कर दे स्मॉल अमाउंट में 1-2 ड्रॉप 1-2 ml एसिड या बेस ऐड कर दे तो उसकी पीएच में कोई खास चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में लेना एसिड या बेस, बाल्टी भर के नहीं डालना है, ठीक। बफर सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, सिंपल एंड मिक्स बफर। मिक्स फर्दर 2 टाइप का होता है, एसिडिक बेसिक। सिंपल बफर सॉल्यूशन जो है वो वीक एसिड वीक बेस सोल्ट को कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल आपके जैसे अमोनियम एसीटेट, अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम कार्बोनेट एटसेट्रा, ठीक। नेक्स्ट, बफर एक्शन ऑफ सिंपल बफर। भाई बफर ये कैसे पीएच में चेंज को रजिस्ट कर रहा है? जैसे आप मान लो आपने अमोनियम एसीटेट का वीक एसिड वीक बेस सोल्ट दिया यानी सिंपल बफर दिया, उसमें पानी डालो, क्या बनेगा? इक्वल रेशो में वीक एसिड और वीक बेस बन गया। अरे यार इक्वल अमाउंट में वीक एसिड और वीक बेस बन जाएगा तो फर्क ही क्या पड़ेगा? तो पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो यहाँ पे एसीटेट आयन देगा ना, ये जो अमोनियम एसीटेट आयन दिया, एसीटेट आयन इज कंजुगेट एनायन ऑफ वीक एसिड, और वीक एसिड का कंजुगेट एनायन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? वीक एसिड बना। तो थोड़ा बहुत 1-2 ड्रॉप 1-2 ml वीक एसिड बन भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ना के बराबर। एग्जैक्टली वैसे ही जब आप स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो तो NH4+ जो कि NH4OH का कंजुगेट बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि NH4OH क्या वीक बेस है उसका, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंजुगेट, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है, तो OH के साथ NH4OH बना लेगा, वीक बेस है। 1-2 ड्रॉप 2, 4, 5 ड्रॉप NH4OH बन गया, 1-2 ml बन गया, क्या ही फर्क पड़ेगा उससे। एसिडिक बफर, कोई वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का उसके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट का मिक्सर ले लो, वीक एसिड प्लस सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एसिडिक बफर, या वीक एसिड प्लस इट्स कंजुगेट बेस। जैसे आप एसिडिक एसिड लो, सोडियम एसीटेट ले लिया, या ऐसे लिख दे एसिटिक एसिड और एसीटेट एनायन का मिक्सर, फॉर्मिक एसिड फॉर्मेट आयन का मिक्सर, HCN KCN HNO2 KNO2, ठीक। ये क्या है? एसिडिक बफर के एग्जाम्पल है। तो जब भी आप कोई बफर बनाते हैं तो उसमें जनरली अगर हम बात करें सोल्ट एसिड का रेशियो 1:10 से 10:1 तक लेते हैं, इसी रेंज में वो बफर सॉल्यूशन का काम करते हैं। एक तो ये हो गया, सीधा आपको पूछ लेगा एग्जामिनर कौन सा इनमें से एसिडिक बफर है कौन सा नहीं है। एक ये कई बार एग्जामिनर ये भी लिख के देता आपको, जैसे एसिड दे दिया और बेस दे दिया, उसकी अमाउंट दे दी मोल्स में, तो मोल्स में जब अमाउंट दे देगा तो आप रिएक्शन करवाना एसिड बेस की, सोल्ट बनेगा। अब देखना क्या बेस सारा खत्म हो गया? बिल्कुल, इसका 3 मोल इसके 5 मोल, ये तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके कितने रह गए? 2 मोल, इसके कितने बने? 3 मोल। तो फाइनल मिक्सर में क्या बना? पानी पड़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन बना क्या? 2 मोल एसिटिक एसिड के और 3 मोल उसके सोल्ट के, तो ये एसिडिक बफर है। सिमिलर एग्जांपल ये है, इसमें 10 मोल HCl और 4 मोल BaOH दिया, BaOH खत्म हो जाएगा, BaCN2 के 4 मोल बने और HCl के कितने? 2 मोल बचे, तो ये भी एसिडिक बफर हो गया। नेक्स्ट, अब ये टाइप 3 और टाइप 4 में मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो टाइप 3 जो है 100 ml M/20 फॉर्मिक एसिड दे दिया प्लस
KOH ले लिया, इसकी कंसंट्रेशन वॉल्यूम दे दी, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम्स है, मोल्स आ गए और मिली मोल आएंगे क्योंकि ml में दिया वॉल्यूम, तो इसके 5 मिली मोल, इसके 4, ये इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है, तो 4 का 4 रिएक्ट कर जाएगा इसके 4 मोल के साथ, फॉर्मिक एसिड का 1 बचा, इसका 0 और 4 मोल सोल्ट बन गया, तो सोल्ट और एसिड बड़ा सॉल्यूशन में, क्या है एसिडिक बफर। सिमिलरली अगर मोलरिटी में ना देखे नॉर्मलिटी में देते तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से, यहाँ पे इसके 10 मिली इक्विवेलेंट, इसके 5 मिली इक्विवेलेंट, इसका 1 इक्विवेलेंट, इसके 1 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करके 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड देगा, तो 5 इक्विवेलेंट क्या है खत्म हो जाएंगे, इसके लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके 10 में से 5 के 5 इक्विवेलेंट बचेंगे और सोल्ट के कितने बने 5, तो एसिड और उसका सोल्ट पड़ा है, तो एसिडिक बफर हो गया। एक अलग टाइप का टफ टाइप का एग्जांपल ये है 100 ml m/10 मोलर NaCN दे दिया, 200 ml m/10 HCl दे दिया, इसके 10 मिलीमोल उसके 5 मिलीमोल बनेंगे, तो ये रिएक्ट कर गया, इसका 1 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये 0, तो NaCN का 5 मोल रिएक्ट कर गया, 5 बच गया, बना क्या HCl, NaCl से मतलब नहीं हो तो न्यूट्रल है, तो 5 मोल HCl के 5 मोल NaCN के 1:1 के रेशियो में दोनों, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बफर बनेगा। नेक्स्ट पीएच रेंज जो होती है ब्लड की वो 7.35 से 7.45 होती है, और बफर सॉल्यूशन ऑफ ब्लड क्या है H2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन यानी HCO3 माइनस आयन। CO2 को जब वाटर में डालते हैं ना H2CO3 बनता है, जो डिसोसिएट होता है HCO3 माइनस में, जो फर्दर डिसोसिएट होता है इक्विलिब्रियम में कार्बोनेट आयन में, तो ये सारा सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में रहता है, CO2 प्लस वाटर H2CO3 HCO3 माइनस कार्बोनेट आयन, ये सारा क्या है सॉल्यूशन में रहता है। ये एक बार IIT एडवांस ने पूछा था, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, कोई भी दो मॉलिक्यूल दे रखा आपको, कई बार है ना ऐसे भी दे देता, जैसे ये दे दिया, तो बस आप ये ध्यान रखो क्या वो एक दूसरे कंजुगेट बेस पेयर है, बिल्कुल है, क्या उनमें एक H+ आयन का डिफरेंस है, यस, सो दे आर बफर सॉल्यूशन ऑफ ईच अदर। जैसे H2CO3 इसका कंजुगेट बेस HCO3 माइनस, HCO3 माइनस का कार्बोनेट आयन, तो ये एक दूसरे क्या है, ये कंजुगेट बेस होगा ना इसका, ये इसका कंजुगेट बेस, तो ये बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। लेकिन कभी 2 H+ का डिफरेंस आ जाए, जैसे H2CO3 है और कार्बोनेट, तो ये बफर सॉल्यूशन का काम तो करेगा लेकिन 1:1 रेशियो के काम में नहीं करता। क्यों नहीं करता, 1:1 ले लिया ना तो दोनों रिएक्ट करके क्या बना देंगे, 2 मोल बाइकार्बोनेट के बना देंगे, तो 2 मोल बाइकार्बोनेट थोड़ा आपका वो तो एसिडिक सोल्ट हो गया ना, ठीक, तो ये बफर नहीं है, तो हमेशा इसको 1:1 के रेशियो में नहीं लेना है। तो ऐसे ही एग्जांपल है, ये इस साइड वाला आप भले ही छोड़ सकते हो, ये IIT एडवांस वगैरह के लिए आता है, ठीक। नेक्स्ट बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, आपने पानी डाला, पानी डालने से क्या हुआ, जो सोडियम एसीटेट है इसमें एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, ये क्या बनाएगा एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस, अरे OH माइनस आयन जो बनेगा दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय H+, और H+ बोला सर खत्म हो जाएगा H+, अरे खत्म क्यों होगा, ये टूटता रहेगा नीचे के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड जाता रहेगा, ओडाइन इफेक्ट लग गया ना यहाँ पे, ठीक, तो पीएच में कोई चेंज खास नहीं आएगा। स्मॉल अमाउंट में एसिड डाल दो, HCl डाला तो इसने क्या किया, H+ ने एसीटेट आयन के साथ वीक एसिड बना दिया, अरे 2-4 ड्रॉप वीक एसिड की बन गए, कौन सा पहाड़ टूट रहा है। सिमिलरली जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया NaOH, इस OH माइनस ने क्या किया, फिर एसिटिक एसिड के H+ के साथ ओडाइन इफेक्ट दिखाया और ये सारा न्यूट्रलाइज हो गया। 2-4 ml डाला था तो 2-4 ml न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये 2-4 ml और टूट जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बफर एक्शन आपसे कोई पूछता नहीं है, बफर एक्शन कभी भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक, वो समझने के लिए होता है। पीएच ऑफ एसिडिक बफर क्या होती है, डेरिवेशन छोड़ो, सीधा फॉर्मूला याद करना है। पीएच ऑफ एसिडिक बफर का फॉर्मूला है pH = pK प्लस log salt अपॉन एसिडिक कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज हेंडरसन-हासलबैक इक्वेशन, याद करनी है, ठीक। पीएच रेंज क्या होती है, सोल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन का रेशियो लेते हैं 1:10 से 10:1, तो इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे pH = pK + -1। मैक्सिमम बफर एफिशिएंसी क्या है, सोल्ट और एसिडिक कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए pH = pK। बेसिक बफर क्या होता है, एसिड की जगह बेस कर दो, बेस की जगह एसिड, वीक बेस प्लस सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, या ऐसे लिख दो वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड, जैसे NH4OH प्लस NH4Cl लिख दो, या NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4+ आयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट लिख सकते हो, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस ZnCl2 लिख दो, और ऐसे मोलरिटी और वॉल्यूम दी हो तो पहले उनके मोल्स लिखो, ये बेस दे रखा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, दोनों के मिली मोल आ गए, इसका 10 इसका 4, तो इसको सोल्व करो, HCl तो खत्म हो गया, NH4OH के 6 बच जाएंगे, इसके 4 बच जाएंगे, तो बन गया ना वीक एसिड और उसका सोल्ट।
ये है। फिर इसने नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दे रखी है, यहाँ पे मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखी है, तो पहले इसका नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम करो, मिली इक्विवेलेंट आ गए 10, इसका भी मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, इसके 4 मिली इक्विवेलेंट आ गए, तो इसके 4 मिली इक्विवेलेंट, इसके 4 मिली इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो ये तो हो गया 0, तो 6 मिली इक्विवेलेंट बच गए किसके, NH4OH के, और 4 मिली इक्विवेलेंट बन गए सोल्ट के, तो बेसिक बफर है। नेक्स्ट बफर एक्शन, सिलेबस में नहीं वैसे तो, मतलब पढ़ना नहीं कुछ भी, अगर आप फिर भी देखो, आपने इसमें क्या डाला, पानी डाल दिया, पानी डालने में देखो क्या होगा, NH4Cl में NH4 प्लस आयन है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, NH4OH बना और H प्लस प्रोड्यूस करेगा, ये जो H प्लस बनता है इट विल बी न्यूट्रलाइज बाई वीक बेस, तो क्या होगा, कोई पीएच में खास चेंज नहीं आएगा। जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ने दिया H प्लस HCl ने, NH4OH ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, 2 4 5 ड्रॉप या 2 ml आपने डाला था, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। NaOH डाल दो आप, NaOH क्या करेगा, या तो यूं बोल दो OH का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, जितना OH डाला उतना ही NH4OH का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा, यानी OH उतना ही रह जाएगा जितना पहले था, तो पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। या यूं बोल दो थोड़ा बहुत वीक बेस बन जाएगा NH4OH, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पीएच ऑफ बेसिक बफर, पीएच नहीं पीओएच है, हाँ पीओएच ये है, ये भी हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन है, ठीक है। पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सोल्ट अपॉन बेस की कंसंट्रेशन, पीओएच रेंज आएगी पीकेबी प्लस -1, क्योंकि सोल्ट अपॉन बेस की कंसंट्रेशन 1/10 से 10:1 लेते हैं। मैक्सिमम बफर एफिशिएंसी सोल्ट इक्वल टू बेस की कंसंट्रेशन होगी, तो पीओएच इक्वल टू पीकेबी। बफर कैपेसिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 लीटर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, ये बस पढ़ लेना। बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो डाइल्यूशन करने पे स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने पे पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ब्लड क्या है, बफर सॉल्यूशन है, इसकी पीएच रेंज आपको याद होनी चाहिए, कितना होता है बोलो, 7.35 से 7.45 बायो में आ सकता है, और इसकी कंपोजिशन क्या होती है, H2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ठीक, बफर 2 टाइप का होता है, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल बफर सिंपली वीक एसिड वीक बेस सोल्ट को कहते हैं। मिक्स्ड बफर फर्दर 2 टाइप का होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, एसिडिक और बेसिक बफर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एसिडिक बफर जो है वो वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट का मिक्सर होता है, या वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड लिखते हो, जैसे एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, फॉर्मिक एसिड प्लस पोटेशियम फॉर्मेट, HCN प्लस KCN, इस टाइप से। और पीएच का फॉर्मूला क्या होता है इसका, पीके प्लस लॉग सोल्ट अपॉन एसिड की कंसेंट्रेशन। पीएच रेंज क्या आएगी, पीके प्लस -1, क्योंकि लो सोल्ट अपॉन एसिड की कंसेंट्रेशन 1/10 से 10:1 तक लेते हैं जनरली। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब सोल्ट और एसिड कंसेंट्रेशन 1 हो जाए, इक्वल हो जाए, तो पीएच इक्वल टू पीके। और दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। इसका अपोजिट होता है बेसिक बफर, वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्ट का मिक्सर। तो NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl या NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4+ यानी कंजुगेट एसिड। ठीक, पीओएच पीकेबी प्लस लॉग सोल्ट अपॉन बेस की कंसेंट्रेशन रेंज हो जाएगी पीकेबी प्लस -1, और मैक्सिमम बफर एफिशिएंसी जब पीओएच इक्वल टू पीकेबी। ये था आपका, बस इतनी थियरी है बफर सॉल्यूशन में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए आपको, कैलकुलेशन। ठीक, अब जैसे ये असर्शन रीजन एनसीईआरटी की लाइन से पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड ऑन डाइल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। ठीक, कल हमने बफर एक्शन में देखा था। लेकिन अगर बात करें रेशो अंडर लॉगरिथमिक टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट, भाई सोल्ट और एसिड के मोल्स थोड़ा चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम ही तो चेंज कर रहे हो, तो मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम कैंसिल, तो ये रेशियो तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये रेशियो सेम रहेगा तो पीके भी सेम है, तो पीएच विल बी ऑलवेज सेम ऑन डाइल्यूशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ये पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड ऑन डाइल्यूशन। अब इसने क्या किया, वो स्टेटमेंट लिखने की बजाय फॉर्मूला लिख के दे दिया। और ध्यान से देखो, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सोल्ट अपॉन एसिड लिखा, माइनस लॉग एसिड अपॉन सोल्ट लिखा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एसिडिक बफर कौन सा नहीं है, अरे फोर्थ वाला नहीं है, क्योंकि इसमें HCOH और ये क्या आ गया, सोल्ट तो वीक, एसिड तो वीक है, लेकिन सोल्ट किसी और का ही ले लिया। बाकी में सब में क्या वीक एसिड और उनका सोल्ट है। इनमें से कौन सा एसिडिक बफर है, ये तो सिंपल बफर है, ये बेसिक बफर है, ये बफर है ही नहीं, ये कैसा है, एसिडिक बफर। बेसिक बफर कौन सा है,
पहले वाला तो कुछ नहीं है, ये वाला एसिडिक बफर, ये बेसिक बफर और ये सिंपल बफर। नेक्स्ट, पीएच ऑफ सॉल्यूशन पूछ रखा है जिसमें इक्विमोलर अमाउंट है NH4OH एंड NH4Cl की, बेस की और सोल्ट की अमाउंट सेम है, इक्विमोलर है तो वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना। अरे पूरे कंटेनर में पड़े ना दोनों, तो अगर इसका मोल 1 और नीचे डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और सोल्ट का मोल 1 और एसिड का भी 1, तो क्या हो जाएगा, रेशियो 1 आ जाएगा ना। तो अगर मोल्स का रेशियो जो होता है वही कंसंट्रेशन का रेशियो, तो log 1 हो गया 0, pH इक्वल टू pKb, pH आ जाएगा। 500 ml m/50 एसिटिक एसिड एडिड टू 50 ml 0.3 मोलर सोडियम एसीटेट, फाइंड pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये पूछ रखा है। तो पहले इनके मिली मोल्स फाइंड आउट करो, दोनों के मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करके, ठीक। pK यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ log K, pH कैसे करोगे, pK प्लस log सोल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, सोल्ट के मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 550 ml, एसिड के मोल्स डिवाइड बाय 550 ml, तो आ जाएगा आंसर 5। ये है फॉर ए गिवन सॉल्यूशन 50 ml 0.05 मोलर एसिडिक एसिड, फाइंड हाउ मच ऑफ वॉल्यूम 0.45 मोलर सोडियम फॉर्मेट मस्ट बी एडेड टू गेट बफर सॉल्यूशन ऑफ pH4। pH दे रखी है, pK दे रखी है, ये फॉर्मिक एसिड, इसकी वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, ये उसका सोल्ट वॉल्यूम और कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला, अब यहाँ पे इसके मोल्स कितने आएंगे, N इंटू सॉरी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो गया ना। अब तो क्या करोगे, pH इक्वल टू pK प्लस log सोल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन, इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना, V प्लस 50, तो ये एसिड के मोल्स डिवाइड बाय V प्लस 50, तो वॉल्यूम तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 0.3 इक्वल टू log V बाय 5, तो यहां से सोल्व कर लो, एंटी लॉग ले लो, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ये N/10 एसिटिक एसिड वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय N/10 NaOH if 25%, 50% एंड 75% न्यूट्रलाइजेशन वाज ओवर, pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। भाई सीधी सी बात है, जब दोनों की कंसंट्रेशन उसने इक्वल दे रखी है तो आप एक काम कर लो, इसके 100 मोल इक्विवेलेंट मान लो, इसके 100 मान लो, इक्वल ले लो ना, तो क्योंकि वॉल्यूम इक्वल ले सकता हूं ना मैं, मेरी मर्जी है ना। तो 100 में से 25 डिजोल्व हुआ, ये कितना बच गया 75, और सोल्ट कितना बना 25, तो pH क्या होता है, pK प्लस log सोल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन, 25/75 क्या हो जाएगा, log 1/3, तो pK कितना है 5 प्लस log 1/3, तो कितना आया 5 माइनस log 3 लिख सकते हैं उसको। तो फिर ये देखो 50 और 50 log रेशियो, log में कितना आ गया 1, तो pH इक्वल टू pK 5। फिर ये 75% न्यूट्रलाइज हुआ, एसिड बचा 25, सोल्ट हो गया 75, तो pH इक्वल टू pK प्लस log सोल्ट अपॉन एसिड, सोल्ट है 75 और नहीं, हाँ 75/25, तो 5 प्लस log 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन, कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन इन 0.2 मोलर NH4Cl एंड 0.1 मोलर NH3 इज प्रेजेंट, pKb फॉर अमोनिया सॉल्यूशन इज, देखो ये सोल्ट और ये अमोनिया, तो ये NH4OH और NH4Cl है, ये तो ये बन गया आपका बेसिक बफर, तो pKb प्लस log सोल्ट अपॉन एसिड की बेस की कंसंट्रेशन, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन, अच्छा पहले 0.1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन Kb दे रखा है, तो आपको याद है C अल्फा इक्वल टू अंडर द रूट Kb अपॉन C आया था, फिर OH आ जाएगा C अल्फा से, फिर POH आ जाएगा माइनस ऑफ log OH, फिर pH आ जाएगा, ये तो पहले भी आपने पढ़ा। अब बोल रहा है कैलकुलेट pH आफ्टर 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। देखो जब आप इसका 50 ml, इसका 0.1 मोलर और इसका HCl का 25 ml 0.1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे, तो मोल्स आ जाएंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से मिली मोल आ गए, इसके 5, इसके 2.5, न्यूट्रलाइज करेगा ये 0, इसका 2.5, उसका 2.5, अरे सोल्ट और ऐसे बेस का मोल कितना है सेम, तो रेशियो 1 आ जाएगा उनका, तो log 1 तो हो गया 0, तो POH इक्वल टू pKb और फिर pH आ जाएगा वहां से। सोल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। और आप जब मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉल्यूट में डिसॉल्व कर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ किसी सॉल्यूट का डिसॉल्व कर देते हो एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट कांस्टेंट टेंपरेचर, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। ठीक, टाइप ऑफ सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है, ऐसे एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, टेंपरेचर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, और मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद कंसंट्रेशन से कम है, कंसंट्रेशन अगर कम है सोल्युबिलिटी से, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, उसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, कंसंट्रेशन सोल्युबिलिटी के इक्वल हो गई, फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कांट बी एडेड, और कंसंट्रेशन ज्यादा सोल्युबिलिटी से तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा, उसमें प्रेसिपिटेशन होगा। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट
in a saturated solution raised to the power their stoichiometric coefficient. जैसे AB सॉलिड है, AB टूटेगा A प्लस और B माइनस में, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखा A प्लस की कंसंट्रेशन इनटू B माइनस की डिवाइड बाय AB. AB सॉलिड है, कांस्टेंट होगी, उधर जाएगा ना भाई. स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या है, नीचे भी बैठ जाएगा सॉलिड की फॉर्म में और यहाँ पे आयंस के फॉर्म में भी रहेगा ऐसे, ठीक, और ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे. तो यहाँ पे जो AB सॉलिड की कंसंट्रेशन होगी वो क्या रहेगी हमेशा, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट दैट इज KSP कर दोगे. तो ऐसे ही AgCl के लिए लिखना KSP Ag प्लस इंटू Cl माइनस, BOH2S के लिए Ba2 प्लस इंटू OH माइनस की पावर 2, Ag2CrO4 के लिए Ag प्लस की पावर 2 इंटू CrO4 2 माइनस, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए एल्यूमिनियम 3 प्लस की पावर 2 इंटू सल्फेट आयन की पावर 3, जिरकोनियम फॉस्फेट के लिए जिरकोनियम आयन की कंसंट्रेशन की पावर 3 इंटू फॉस्फेट आयन की पावर 4. रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड सोल्युबिलिटी पूछा है. टाइप ऑफ सॉल्ट, AB टाइप सॉल्ट हो गया जैसे AgCl AgBr BSO4, तो वो तो उसमें KSP इक्वल टू A प्लस इंटू B माइनस वही आ गया, S इंटू S, KSP इक्वल टू S स्क्वायर, S इक्वल टू अंडर द रूट KSP. AB2 टाइप सॉल्ट है जैसे BaCl2 PbCl2 वगैरह है, तो ये A2 प्लस की कंसंट्रेशन इंटू B माइनस की पावर 2, तो इसमें से C में से S सोल्युबिलिटी कम होगी तो इसकी S बनेगी, इसकी कंसंट्रेशन 2S बनेगी, तो S इंटू 2S इक्वल टू 4S क्यूब, तो S इक्वल टू KSP अपॉन 4 की पावर 1/3. ऐसे कर दोगे. AB3 का है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयरन हाइड्रोक्साइड Na3PO4, तो इस सब में C में से S गया, ये S इसके 3S, तो S इंटू 3S का क्यूब 27S की पावर 4, S इक्वल टू KSP अपॉन 27 की पावर 1/4. A2B3 और A3B2, इसमें क्या होगा, C में से S गया, इसका 2S इसका 3S, तो 2S की पावर 2 इंटू 3S की पावर 3, तो 108 S की पावर 5, तो S इक्वल टू KSP अपॉन 108 की पावर 1/5. इस टाइप से जनरलाइज कर दिया. AXBY टूटेगा X, AY प्लस प्लस Y BX माइनस, C में से S गया, ये XS बनेगा, ये YS बनेगा, ठीक. KSP AY प्लस की पावर X, B माइनस BX माइनस की पावर Y, तो ये XS की पावर X, YS की पावर X. KSP इक्वल टू X की पावर X इंटू Y की पावर Y इंटू S की पावर X प्लस Y. S इज इक्वल टू KSP अपॉन X की पावर X इंटू Y की पावर Y की होल पावर 1 अपॉन X प्लस 1. ये जिरकोनियम फॉस्फेट वाला बताया था, इसमें से 3 आयन बनेंगे जिरकोनियम के, 4 बनेंगे फॉस्फेट के, तो इसकी 3S इसकी 4S, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, 3S का क्यूब 4S का क्यूब, KSP इक्वल टू 6912 S की पावर 7. सही है ना कैलकुलेशन, पक्का? S इक्वल टू KSP अपॉन 6912 की पावर 1/7. ये था आपका सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी में क्वेश्चन, कैलकुलेट सोल्युबिलिटी ऑफ A2X3 इन प्योर वाटर अज्यूमिंग दैट नाइदर काइंड ऑफ आयंस रिएक्ट विद वाटर. ये ना A2X3 दे रखा, तो इसका KSP क्या आ जाएगा, 108 S की पावर 5, तो वहां पे KSP की वैल्यू पुट कर दो, सोल्युबिलिटी बताना था, कर दोगे सॉल्व. NCERT का क्वेश्चन नीट में आया था. KSP दे रखा MOH था, इसके लिए वैल्यू दे दी, कैलकुलेट OH आयन कंसंट्रेशन एंड pH ऑफ सॉल्यूशन. KSP क्या S इंटू 3S का क्यूब, तो KSP इक्वल टू 27 S की पावर 4 आ गया, तो यहां से सोल्व किया, इसकी S इक्वल 10 की पावर -3 आ गया. ये S आया है, OH की कंसंट्रेशन नहीं है, OH की कंसंट्रेशन तो क्या होगी 3S, तो 3 इंटू 10 की पावर -3, ये OH की कंसंट्रेशन है. आप इसको मोलर में लिखो या नॉर्मल में, एक ही बात है, क्योंकि OH की कंसंट्रेशन लिख रहे तो OH का तो फैक्टर 1 है ना, ठीक. अब POH कितना आ गया, आ जाएगा, और pH आ जाएगा. नेक्स्ट, pH ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दे रखी है 12, देन फाइंड इट्स KSP. pH 12 तो POH 2 हो जाएगा, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 हो जाएगी, ठीक. तो OH 2S हो जाएगा 10 की पावर -2, S इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -3, और KSP आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 ग्राम BSO4 एट 25 डिग्री सेल्सियस. KSP फॉर BSO4 दे दिया, तो KSP यहाँ पे S स्क्वायर आ जाएगा, AB टाइप सोल्ट है, तो S की वैल्यू आ गई, और S की वैल्यू आने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है. मोल्स क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास. 1 ग्राम दे रखा, मोलर मास है, वॉल्यूम आ जाएगा, नहीं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर. तो यहां से सबका ना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बार आपको S निकाल के देखना पड़ेगा. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें S कैलकुलेट करना आना चाहिए. अगर आपको S कैलकुलेट करना तो आप कर दोगे. जिसका S ज्यादा, KSP देख के उत्तर मत करना, जिसका S ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा. ये क्वेश्चंस भी ऐसे है दोनों, जिसका S ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा. सारे नीट और IIT क्वेश्चन है, ठीक. नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ एक्टिंग सोल्युबिलिटी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर. डिसोल्यूशन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी हमेशा बढ़ेगा. और कोई कॉमन आयन इफेक्ट आ जाए तो, कॉमन आयन आ जाए तो, भाई कोई भी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, अगर कॉमन आयन आ गया तो उसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड कराएगा ना, तो सोल्युबिलिटी घटेगी. नेक्स्ट, ओड आयन आ गया तो
जो एक आयन को आपके स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के एक आयन को कम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मूव फॉरवर्ड, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, असर्शन रीजन है, असर्शन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड लाइक फॉस्फेट इंक्रीज एट लोअर पीएच। सही है, क्यों? जैसे अगर आप वीक एसिड लाइक सोडियम फॉस्फोरिक एसिड का सॉल्ट ले लिया आपने, सोडियम फॉस्फेट, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, वो डिसॉल्व किया आपने पानी में तो स्पेरिंगली सोल्यूबल हुआ, इसकी पीएच कम करने के लिए इसमें HCl डाल दो, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप एक बात बताओ, जैसे HCl डालोगे क्या होगा, फॉस्फेट आयन क्या है, वीक एसिड का कंजुगेट बेस है, और वीक एसिड का कंजुगेट बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो रिएक्शन कर जाएगा तो फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन कम, इक्विलिब्रियम मूव फॉरवर्ड, सोल्युबिलिटी इंक्रीज। ठीक, तो ये बोल रहा है एट लो पीएच कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन डिक्रीज ड्यू टू इट्स प्रोटोनेशन, फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन कम हुई है तभी तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड गया, और कम क्यों हुई है, क्योंकि उसका प्रोटोनेशन हो गया है। नेक्स्ट, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन फॉलोइंग। वाटर में तो पता ही आपको नॉर्मल, और अमोनिया के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और NaCl में घट जाएगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो सबसे कम NaCl में, उससे ज्यादा वाटर में, उससे ज्यादा अमोनिया में। अब ये देखो, ये वाटर और अमोनिया तो सेम रखा, इसने इस बार 10 की पावर -1 मोलर NaCl और 10 की पावर -2 मोलर NaCl ले लिया, तो जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा Cl माइनस की, वहां कॉमन आयन इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो थर्ड में कम होगी, फोर्थ में ज्यादा होगी, उससे ज्यादा फर्स्ट में, सबसे ज्यादा सेकंड में। फिर नेक्स्ट देखो, ये 10 की पावर -1 मोलर NaCl, 10 की पावर -1 मोलर CaCl2 ले लिया, ये देगा 10 की पावर -1 मोलर Cl माइनस आयन, और ये देगा 10 की पावर 2 into 10 की पावर -1 मोलर Cl माइनस आयन। इसके Cl की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो सबसे कम सोल्युबिलिटी 4 में, उससे ज्यादा थर्ड में, उससे ज्यादा फर्स्ट में, सबसे ज्यादा सेकंड में। नेक्स्ट, KSP दे रखा है AgI का, और वो बोल रहा है 10 की पावर -4 मोलर में क्या होगा KI सॉल्यूशन में। सिंपली अगर आप ये ना मानते, कॉमन आयन ना लेते, तो KSP से ऐसा था 10 की पावर -8, लेकिन जब KI ऐड करोगे ये सोल्युबिलिटी और कम हो जाएगी। मान लीजिए S डैश हो गई, तो S डैश Ag प्लस की, S डैश I माइनस की, किसकी प्रेजेंस में, KI की प्रेजेंस में। KI कितना I माइनस देगा, 10 की पावर -4, कंप्लीटली आयोनाइज होगा। तो अब KSP विल बी इक्वल टू Ag प्लस के कंसंट्रेशन इनटू I माइनस की कंसंट्रेशन, के Ag प्लस की S डैश, तो I माइनस की टोटल होगी ना S डैश प्लस 10 की पावर -4। अब एक बात बताओ, कॉमन आयन की वजह से ये S डैश तो और ज्यादा कम होगा ना, और ज्यादा कम होगा तो S डैश प्लस 10 की पावर -4 को 10 की पावर -4 मान लूं, तो यहां सिर्फ 10 की पावर -4 पुट कर दिया, S डैश आ गया 10 की पावर -12। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ये है, बस AgI की जगह AgBr कर दिया, KI की जगह NaBr कर दिया। कर लोगे? ये है एनसीईआरटी प्रॉब्लम, नीट में आया है। NiOH2 की सोल्युबिलिटी पूछ रहा है, 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन में आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या लिखोगे, इसकी कंसंट्रेशन S, इसकी 2S, और यहाँ पे OH माइनस की 10 की पावर -1 है NaOH से, तो KSP Ni2 प्लस की कंसंट्रेशन OH की कंसंट्रेशन का पावर 2 हो जाएगा, S इंटू 2, अच्छा ये 2S लिखना था, 2S प्लस 10 की पावर -1 का स्क्वायर। तो भाई पहले ही इतना कम KSP है तो सोल्युबिलिटी कम रही होगी, फिर कॉमन आयन इफेक्ट, तो ये तो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। तो S को इग्नोर करो, 10 की पावर -1 प्लस 2S को 10 की पावर -1 पुट कर दो, S आ जाएगा 2 into 10 की पावर -13। ये क्वेश्चन है KSP फॉर PbBr2 दे रखा है 8 into 10 की पावर -15 5, 80% डिसोल्यूशन हुआ PbBr2 फाइंड सोल्युबिलिटी। देखो इसमें ना सोल्युबिलिटी को ऐसे लिखो, S नहीं अल्फा S है ना, ये अल्फा S, ये 2 अल्फा S, अल्फा की वैल्यू 0.8 है, KSP इक्वल टू अल्फा S इंटू 2 अल्फा S का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे S आ गया आपका, कितना आ गया, 40 की पावर 1/3 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, वो ग्राम पर लीटर में पूछ रहा है, तो मोल, एक मोल का मास रख दो। ठीक, नेक्स्ट, कैलकुलेट सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन टर्म्स ऑफ KSP एट इन CaCl2 सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज C। Ag प्लस और Cl माइनस की S और S मान ली, CaCl2 की मान लीजिए कंसंट्रेशन C थी, ये C और इसकी 2C बनेगी, तो KSP क्या आएगा, Ag प्लस की कंसंट्रेशन S इंटू Cl माइनस की S प्लस 2C, और यहाँ पे S प्लस 2C को क्या लिख दोगे, 2C, बिकॉज S काफी कम होगा इन कंपैरिजन टू C, तो S इक्वल टू KSP अपॉन 2C। आयनिक प्रोडक्ट, भाई जैसे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में था Q और K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो यहां होता है QSP एंड KSP। KSP होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और QSP होता है एट एनी टाइम, कोई जरूरी नहीं सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे, किसी भी टाइम पे, और कोई जरूरी नहीं आपको स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट दे, किसी भी सॉल्ट के लिए, बिकॉज आयनिक प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ आयंस, आयनिक प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक,
फॉर एनी सॉल्यूशन। लेकिन केएसपी किसके लिए है? फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसका? स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का। तो इसमें ये होना जरूरी है। तो क्यूएसपी अगर केएसपी से कम है तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, फर्दर और अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है। अगर हम स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए बात करें, क्यूएसपी इक्वल टू केएसपी है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यूएसपी ग्रेटर देन केएसपी है तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो अगर आपको कभी बोले प्रेसिपिटेशन कराना किस कंसंट्रेशन पे होगा, तो क्यूएसपी ग्रेटर देन केएसपी। What is minimum concentration of sulfate ion required to precipitate BaSO for solution containing 10 की पावर -4 मोलर Ba2 प्लस आयंस? KSP क्या होना चाहिए? QSP से कम होना चाहिए। तो ये होता Ba2 प्लस की कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट आयन की, तो 4 × 10 की पावर -16। तो यहां से सोल्व कर लोगे, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन 4 × 10 की पावर -12 से ज्यादा होनी चाहिए। सिमिलरली ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, KSP for MgOH twice is 10 की पावर -11 at what pH precipitation of MgOH twice will begin in 0.1 मोलर Mg2 प्लस सॉल्यूशन। भाई QSP कैसे लिखोगे आप MgOH twice के लिए? Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन का पावर 2 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू KSP। KSP की वैल्यू आपके पास है, Mg2 प्लस की आपके पास है, तो OH की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर -5, तो POH 5 है, तो pH कितना? 9 pH लिमिटिंग है, इससे थोड़ी सी भी बढ़ेगी ना क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन। बोलो आयनिक इक्विलिब्रियम में कोई डाउट?